गिफ्ट लाई थी वो निकाल कर ले आओ। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। संग्राम ने ओम से कहा, ओम कार में से छवि जो इनके लिए गिफ्ट लाई थी वो निकाल कर ले आओ। संग्राम की बात सुनकर छवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने कौन से गिफ्ट लिए? ओम ने तीनों गिफ्ट पैक लाकर छवि को पकड़ा दिए। फिर संग्राम के इशारे पर छवि ने तीनों को एक एक गिफ्ट दिया। संग्राम ने मास्क उतारा नहीं था। चाचा चाची उसे अच्छे ढंग से ट्रीट कर रहे थे। उनका बेटा संजय भी आया हुआ था, वो भी चुपचाप उन्हें देखे जा रहा था। चाची संग्राम के चेहरे को देखकर डर रही थी। उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। संग्राम उनसे बात करता हुआ उनका जायजा ले रहा था। वो बोला, तुम मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगी? संग्राम बोला। छवि इधर उधर देखने लगी। उसके पास कहाँ कोई कमरा था। वो बेचारी स्टोर में एक कोने में चद्दर डालकर सो जाती थी। क्या मुझे दिखाना नहीं चाहती? संग्राम उठकर चल दिया। छवि को उसके साथ चलना पड़ा। बाकियों की हिम्मत नहीं हुई उनके पीछे जाने की। छवि रसोई के साथ वाले स्टोर के पास रुककर बोली, संग्राम जी घर छोटा था, ज्यादा कमरे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ सो जाती थी। संग्राम ने अंदर होकर स्टोर को देखा तो वो पुराने सामान से भरा पड़ा था। इस सामान को यहाँ से हटा क्यों नहीं देते? संग्राम बोला, नहीं ये मेरे मम्मी पापा का सामान है। छवि एकदम से बोली। उसकी चाची रसोई से बोली, जी हमने तो बड़े भैया भाभी का सारा सामान यहाँ संभाल कर रखा हुआ है, इसलिए ये भी यहीं रहती थी। संग्राम ने चाची को घूर कर देखा तो वो चुप हो गए। फिर वो कुछ देर बैठे। चाची ने उन्हें खाने पर रोक लिया, लेकिन खाना अभी तैयार नहीं था। संग्राम उसके भाई के साथ बातें करने लगा और वो किचन में खाना बनाने लगी। जहाँ संग्राम बैठा था वहाँ सामने शीशा लगा था, जिसमें रसोई में काम करती हुई छवि साफ नजर आ रही थी। वो काले चश्मे का फायदा उठाकर शीशे में छवि को देख रहा था। उसने देखा कि चाची ने किसी बात पर उसे थप्पड़ मारा। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, पर उसका थप्पड़ मारना एक बार संग्राम के दिल को हिला देता है। यही नहीं, छवि चाची से माफी मांग रही थी और चाची ने एक और थप्पड़ मारा। अब तो संग्राम से रहा नहीं गया। वो उठकर रसोई की तरफ गया और छवि को तीसरा थप्पड़ लगने से पहले ही उनके बीच आकर उसने चाची का हाथ पकड़ लिया। चाचा और संजय भी देखते रह गए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को थप्पड़ मारने की? संग्राम ने गुस्से में गुर्राते हुए पूछा। चाची खड़ी खड़ी कांप रही थी। वो बोली, मैंने तो नहीं मारा दामाद जी, भला मैं क्यों इसे मारूंगी, मैंने तुझे मारा छवि बेटा। संग्राम ने छवि की तरफ देखा तो कुछ नहीं बोली। फिर वो चाची से बोला, छवि से क्या पूछना, मैंने खुद देखा है आपको थप्पड़ मारते हुए उस शीशे में। संग्राम ने शीशे की तरफ इशारा करते हुए कहा। चाची बुरी तरह फंस गई थी। उसने ये शीशा छवि पर नजर रखने के लिए लगाया था जब वो रसोई में काम कर रही होती थी। आज वो ही इस शीशे के कारण फंस गई। क्यों मारा इसे? संग्राम फिर गुर्राया, मैंने नहीं मारा। चाची को पता था कि छवि नहीं बताएगी तो वो भी नहीं मानी। छवि तुम बताओ क्या हुआ? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। संग्राम ने उसके कंधे पर बाहर रखते हुए कहा। छवि ने संग्राम को देखा, फिर बोली, मैंने आपको उसे अपना कमरा बताया इसलिए मारा। कहकर वो रो पड़ी। बचपन से अब तक वो चाची के जुर्म सहती आ रही थी। कभी किसी ने उसे बचाने या उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। उसकी आंखें नम हो गई थी। संग्राम बोला, रो मत। फिर चाची से बोला, आप लोग अंदर जाइए। संग्राम छवि को ड्राइंग रूम की तरफ ले आया। वो लोग इसके पीछे पीछे थे। ओम वहीं बैठा था। सबके बैठते ही संग्राम बोला, मैं ये बात आगे ही पूछ लेता, लेकिन मैं छवि के कारण चुप था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो 15 लाख कहाँ हैं जो मेरे पापा ने आपको शादी के लिए दिए हैं। जी उन्होंने सिर्फ 10 लाख ही दिया था। चाची फट से बोली। छवि को सोम दादा ने बताया तो था कि चाची ने उसे बेचा है, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। वो अपनी चाची के मुंह से ये सुनकर हैरान रह गई। उसे तब पता चला कि क्यों संग्राम उसे उस दिन कह रहा था कि वो वैश्या है। उसने इसकी कीमत दी है। और वो 5 लाख रुपए जो आपने कार एक्सीडेंट के वक्त छवि के नाम पर लिए थे और जो आप और पैसे मांग रहे हैं, और वो? संग्राम बोला। चाची का रंग उड़ गया। इन पैसों का चाचा को भी नहीं पता था। तुमने भैया की मौत का पैसा लिया? कहकर चाचा ने गुस्से में चाची को थप्पड़ मारा। ना लेते तो और क्या करते, अपने बेटे को बड़े शहर में पढ़ा पाते तुम। उन्हीं पैसों से तो दाखिला करवाया है। वो बोली, लेकिन ये सारा पैसा और ये घर सब छवि का है। एक तो तुमने उसका पैसा और घर रख लिया, उस पर इसे मारते भी हो। छवि ये धोखा तुम्हारे साथ हुआ। तुम बोलो क्या करना है? संग्राम ने छवि के कंधे पर अब भी बांह रखी हुई थी। अपने घर चलो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। छवि संग्राम से बोली। फिर चाचा चाची से बोली, आपने मुझे पाला पोसा, वो मेरे लिए पापा की मौत और मेरी शादी से वसूल कर लिया है। अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये घर मैंने आपको दान किया, आइंदा मेरे घर पर पैसों के लिए फोन मत करना। कहकर वो संग्राम का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। संग्राम ने कुछ नहीं कहा। वो उसके साथ चलता रहा। वो कभी छवि को देखता तो कभी अपने हाथों की तरफ। फिर वो दोनों कार में बैठ गए। ओम भी कार चलाने लगा। कार में बैठते ही छवि खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसके आंसू आते जा रहे थे। वो पोंछे जा रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी होगा। उसकी चाची उसके पापा की मौत के लिए पैसा लेगी। वो जितना सोचती उतना ही रोती जाती। संग्राम उसी को देखे जा रहा था। वो सोचता था कि वो पैसे इसने लिए हैं। अब इसे पता चला कि इसे तो कुछ पता ही नहीं था। इसके चाचा चाची ने इसके पापा का बनाया हुआ ये घर भी ले लिया और उनका सामान एक स्टोर रूम में रख लिया, और इसे भी ये वहीं रखते थे। इसकी चाची जब शादी के बाद इसको थप्पड़ मार सकती है तो पहले तो उसे बहुत पीटती होगी। संग्राम को उस पर तरस आ रहा था। इसकी लाइफ में कितनी दर्द भरी है। पहले वैसे चाचा चाची और अब मेरे जैसा पति। मैंने भी इसके साथ ज्यादती की है। उसने टाइम देखा, दोपहर के 2 बज गए थे। ओम कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर कार रोकना, भूख लगी है। संग्राम की बात सुनकर ओम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आज सर को भूख लगी है, ये तो सारा दिन बिना कुछ खाए ही निकाल देते हैं। आज कैसे कह दिया कि भूख लगी है? लगता है अब इंसान बन गए हैं सर, या फिर मैडम के कारण कह रहे होंगे। यही बात उसे ठीक लगी। उसने एक रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकी। संग्राम कार से उतरने लगा तो देखा कि छवि वैसे ही बैठी है। उसने उसे पुकारा, छवि चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। छवि ने बिना मुंह घुमाए कहा, अगर खाना नहीं खाओगी तो घर जाते ही फिर से बेहोश हो जाओगी, फिर इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। संग्राम को याद आया कि वो इंजेक्शन से डरती है। पिछली बार भी डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई गोली दे दो, इंजेक्शन रहने दो। इसलिए उसने उसे डराया और ये तरीका काम भी आया। छवि एकदम से कार से उतर गई। संग्राम के चेहरे पर स्माइल आ गई। ओम बाहर बैठा था। वो दोनों कैबिन में बैठकर खाना खा रहे थे। संग्राम ने पूछा, तुम्हारे चाचा चाची शुरू से तुम्हारे साथ रहते थे? नहीं, मेरे मम्मी पापा मेरी पढ़ाई के कारण मुझे लेकर शहर आ गए थे। मेरे पापा ट्रक चलाते थे, फिर वो ज्यादा बाहर ही रहते थे। मैं और मम्मी यहाँ रहते थे। फिर मम्मी मर गई, मैं छोटी थी।
चाचा चाची मम्मी के मरने पर शहर आ गए और पापा से बोले कि वो यहीं मेरे साथ रहेंगे, ऐसे वो मुझे भी संभालेंगे और संजय भी शहर में पढ़ लेगा। मेरा सारा खर्च मेरे पापा ही उठाते थे। ये तुम्हें पहले भी मारती थी? छवि ने बस इतना कहा, पर संग्राम को उसकी चाची पर बहुत गुस्सा आया। वो लोग खाना खाकर वापस चल पड़े और शाम 5 बजे के करीब वो लोग घर पहुंचे। दोनों छवि के कमरे में आ गए। संग्राम उससे और भी कुछ जानना चाहता था। छवि वॉशरूम चली गई। तभी छवि के फोन में मैसेज आया। संग्राम ने नाम पढ़ा, सहस। उसने झट से फोन उठाया। उसने फिंगरप्रिंट से फोन खोला। छवि ने जब फोन लिया था तभी संग्राम ने उसमें अपने फिंगरप्रिंट सेट कर दिए थे। अब छवि कोई भी लॉक कोड लगाए वो उसका फोन खोल सकता था। तो उसने फोन खोला और उसकी और सहस की चैटिंग देखी। पहले तो नॉर्मल गुड मॉर्निंग के मैसेज ही थे, पर अब ये उसे मैसेज करता था। छवि, आज तुम आई नहीं, वादा करके भूल गई, मेरा स्केच बनाना था। संग्राम का पारा फिर हाई हो गया। आखिर ये सहस कौन है? ये इससे इतने अपनेपन से बात क्यों कर रहा है? उसके मन में यही आ रहा था कि ये मेरी बदसूरती के कारण मुझसे दूर भागती है, मुझसे छुपकर सुंदर लड़कों से दोस्ती करती है, ये किसी दिन उसके साथ भाग जाएगी। उस वक्त सारे गलत ख्याल उसके मन में आ रहे थे। तभी छवि वॉशरूम से बाहर आ गई। वो कुछ कह रही इससे पहले ही संग्राम ने उसका फोन पटककर नीचे मारा और कमरे से चला गया। वो नहीं चाहता था कि वो गुस्से में छवि को नुकसान पहुंचाए। छवि खड़ी खड़ी उससे जाते हुए तो कभी अपने टूटे हुए फोन की तरफ देख रही थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो गया। अभी तो सब कुछ ठीक था। उसे अब लगने लगा था कि जलने की वजह से शायद संग्राम के दिमाग पर भी असर हुआ हो, या कभी कभी इसे पागलपन के दौरे पड़ते हो। संग्राम अपने कमरे में आ गया। उसने अपने चेहरे से मास्क उतारा और काला चश्मा भी उतार फेंका। वो वॉशरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो खुद को शीशे में देखा। अब वो बहुत ही हैंडसम, गोरा चिट्टा, डैशिंग, किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा था। वो काफी हद तक सहज जैसा लग रहा था, पर सहज से भी हैंडसम लग रहा था। वो खुद से बोला, छवि, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे आऊं तो क्या तुम मुझे प्यार करोगी? पर मैं ये चेहरा तुम्हें अभी नहीं दिखा सकता। जब तक घर में छुपे साजिश करने वालों का पता नहीं चल जाता, मैं अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखा सकता। लेकिन तुम औरों के लिए मुझसे बेवफाई करो, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं दिखेगा। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। जब संग्राम वॉशरूम से बाहर आया तो खुद को शीशे में देखा। अब वो बहुत ही हैंडसम, गोरा चिट्टा, डैशिंग, किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा था। वो काफी हद तक सहज जैसा लग रहा था, पर सहज से भी हैंडसम लग रहा था। वो खुद से बोला, छवि, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे आऊं तो क्या तुम मुझे प्यार करोगी? पर मैं ये चेहरा तुम्हें अभी नहीं दिखा सकता। जब तक घर में छुपे साजिश करने वालों का पता नहीं चल जाता, मैं अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखा सकता। लेकिन तुम औरों के लिए मुझसे बेवफाई करो, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं दिखेगा। अगले दिन छवि कॉलेज आई तो उसे सहज क्लास के बाहर ही मिल गया। वो उसके पास आकर बोला, शुक्र है तुम आ गई, कल तो मेरा दिल ही नहीं लगा। आगे से छुट्टी मानी हो तो मुझे पहले ही बता दिया करो, फिर मैं भी नहीं आऊंगा। तुम मेरे साथ ऐसी बात मत किया करो, सुनने वाले गलत समझेंगे। कहकर उसने बैग रखा तो मीना उसके पास आई और बोली, तुम्हें नहीं आना था तो मुझे तो बता देती, मैं भी छुट्टी कर लेती, तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता। अब इसे भी कह दो, ऐसा ना बोलो, लोग गलत समझेंगे। सहस उसकी नकल करते हुए उसकी आवाज में बोला। मीना और छवि हंस पड़े। फिर उसने सहस का स्केच बनाया। उसका स्केच बहुत ही अच्छा बना था, देखने से पता लगता था कि अभी बोलने लगेगा। शाम को सर ने आकर बताया, मैंने सभी स्केच देखे, आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ छवि द्वारा बनाया सहस का स्केच ही प्रदर्शनी के लिए चुना गया है। छवि, प्रिंसिपल सर ने कहा है कि तुम प्रदर्शनी के लिए 2-3 और पेंटिंग्स बनाओ, बाकी भी इससे कुछ सीखो। सबने तालियां बजाई और छवि को बधाई दी। छवि ने शर्मा कर मुंह झुका लिया। शाम को वो घर आई तब भी बहुत खुश थी। जब संग्राम आया तो इसे खुश देखकर और चढ़ गया। ये सहज से मिलकर आई है तो इतनी खुश है। उस रात वो खाने के वक्त भी खुश थी और सबसे हंसकर बात कर रही थी। अचानक संग्राम गुस्से से उठा और टेबल पर हाथ मारकर बोला, ये क्या लगा रखा है? कब से देख रहा हूँ, हंसी जा रही हो। चुपचाप खाना नहीं खाया जाता क्या? टेबल मैनर्स नाम की कोई चीज है भी या नहीं? कहकर उसने चम्मच टेबल पर मारा और वहां से चला गया। छवि कुछ देर चुप रही, फिर वो भी अपने कमरे में चली गई। वो सो रही थी कि उसे लगा जैसे कोई जानवर उसके बदन पर रेंग रहा हो। उसने आंखें खोली तो ये इसका सो कॉल्ड पति था जो अपना पति धर्म निभा रहा था। उसने पहली बार की ही तरह इस बार भी उसे नोचा, खसोटा और फिर जैसा आया था वैसा ही चला गया। वो लेटी अपनी किस्मत पर रोती रही। क्या उसकी किस्मत में यही सब है? उसे नहीं पता वो कब रोते रोते सो गई। अगले दिन वो बिना नाश्ता किए ही कॉलेज आ गई। वो क्लास में आई तो सहस ने उसे एक पैकेट दिया और बोला, तुमने मेरा स्केच बनाया, उसकी खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट। ये लो, क्लास शुरू होने से पहले खा लो। उसे सच में भूख लगी थी क्योंकि उसने रात भी कुछ नहीं खाया था, तो उसने झट से खाना लेकर खाना शुरू कर दिया। सहस उसकी तरफ देख रहा था। उसे छवि पर तरस आ रहा था। वो मन में सोच रहा था कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत होने ही नहीं देता। छवि ने उसकी तरफ देखा तो उसने दूसरी तरफ देखकर अपनी आंख साफ की। छवि बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं, तुमने तो नहीं खाया था ना? वो मैं रात को जल्दी सो गई थी, सो खाया नहीं था। सुबह लेट हो गई, फिर नहीं खाया, इसलिए बहुत भूख लगी थी। तो मैं कौन सा अपने लिए लाया था? तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा लो, मैं पानी लेकर आता हूँ। कहकर वो बाहर चला गया और कैंटीन से उसके लिए पानी ले आया। उसने खाना खाकर पानी पी लिया। इतने में क्लास लग गई। उन दोनों को पता ही नहीं था कि कोई उनकी फोटोज खींच रहा था। संग्राम अपने काम में बिजी था, तभी उसके फोन पर वीडियो मैसेज आया। उसने खोलकर देखा, उसमें वो लड़का छवि को कुछ दे रहा था और वो उससे लेकर खा रही थी जैसे उसने सदियों से ना खाया हो। वो चिढ़ गया। उसका दिल कर रहा था कि वो उन दोनों को पकड़कर खूब पीटे, पर वो वहां बैठे कुछ नहीं कर सकता है। शाम को छवि घर आई तो वो आकर कमरे में जल्दी से कपड़े बदलकर पेंटिंग बनाने लग गई जो उसे प्रदर्शनी के लिए जमा करवानी थी। तो वो बैठकर पेंटिंग बनाने लगी। उसकी आधी पेंटिंग बन गई थी कि तभी संग्राम आ गया। वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो उसे देख रहा था लेकिन छवि को पता ही नहीं चला। वो अपनी पेंटिंग करने में मस्त थी। संग्राम को बहुत गुस्सा आया। उसने उठा के उसके रंग की प्लेट उसकी पेंटिंग पर उड़ेल दी। कुछ रंग छवि पर भी गिर गया। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखी। संग्राम उसका चेहरा देखकर वहां से चला गया। बुआ और भाभी नीचे ये शोर सुनकर खुश हो रही थी। छवि ने उसी पेंटिंग को ऐसे ही रख लिया और दूसरी पेंटिंग बनाने लगी। कुछ दिन उसने कॉलेज में किसी से भी ज्यादा बात नहीं की। वो चुपचाप पेंटिंग बनाती रहती। सहस उसका उतरा हुआ चेहरा देखता रहता था। इतने दिनों में उसे ये तो पता चल ही गया था कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है। वो उसे हंसाने की कोशिश करता रहता था पर वो हंसते हुए रो पड़ती थी। मीना को भी वो कुछ नहीं बताती थी। भला वो अपने पति की बुराई कैसे करे?
उस दिन छुट्टी के बाद उसका घर जाने का दिल नहीं हो रहा था। नीना आज आई नहीं थी, वो अकेली ही थी। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि कार पहले ही खड़ी है। वो आकर बैठ गई, लेकिन जब कार नहीं चली तो उसने आगे ड्राइवर की तरफ देखा तो उसकी धड़कन ही रुक गई। ये संग्राम था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और आकर आगे बैठ गई। सहस दूर खड़ा देख रहा था। उसके बैठते ही संग्राम ने कार चला दी। उसका सिर आगे टकरा गया। उसने जल्दी से सीट बेल्ट लगा ली। संग्राम ने इसके इतने दिनों के बर्ताव से समझ लिया था कि वो उसके कारण दुखी है। उसे अपने बिहेवियर पर अफसोस था, इसलिए वो अफसोस के तौर पर उसे लेने आया था। उसका इरादा था कि वो उसे बाहर खाना खिलाएगा, लेकिन उसने देखा कि जब ये कार में बैठी तो सहज दूर खड़ा इसकी तरफ देख रहा था। उसने सोचा कि ये रोज ही सहज के साथ आती होगी, आज इसे देखकर वो दूर रुक गया होगा। उसने इतने दिनों में जिस गुस्से को बड़ी मुश्किल से ठंडा किया था, वो अब सहज को देखकर फिर भड़क गया। वो कार तेज करके कहीं ले आया और अचानक एक सुनसान जगह पर रोक दी और गुस्से से बोला, गेट आउट। छवि ने हैरानी से बाहर देखा। वो कुछ पूछती पर वो उसकी गुर्राती आवाज से बुरी तरह डरकर कांप गई और उसी वक्त दरवाजा खोलकर उतर गई। संग्राम ने कार तेज करके वापस मोड़ी और चला गया। छवि कुछ देर बैठकर रोती रही। उसने सड़क पर दूर तक देखा पर कोई नहीं आ जा रहा था। वो रोई जा रही थी। वो ऊपर को हाथ जोड़कर भगवान से दुआ करने लगी कि भगवान, मेरे जीवन में ये खुशी की बरसात कब करोगे? कब तक ऐसे ही रुलाते रहोगे? वो रोई जा रही थी। उसने बहुत सोचा वो किस तरफ जाए। उसे तो रास्ता भी नहीं पता था। उसे दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे। जब भी घर से बाहर निकली वो कार में ही गई। उसने कभी रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। भगवान ने उसकी सुननी तो दूर, उल्टा उसी वक्त बारिश होने लगी। वो भागकर एक पेड़ के नीचे हो गई। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी कि जाने उसने कौन से पाप किए हैं जो उसके साथ ये सब हो रहा है। काफी देर खड़े रहने के बाद उसने सोचा कि बारिश रुकने वाली नहीं है। जिस तरफ संग्राम गया है उसी तरफ चलती हूँ, शायद वो मिल जाए। इस आस में वो सड़क के साथ चलने लगी। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि एक कार उसके पास आकर रुकी। उसने देखा कि ये संग्राम की कार नहीं है तो वो बिना रुके आगे भाग ली। कार वाले ने कार उसके आगे लगा दी। वो घूमकर भागने लगी तो किसी ने उसे पुकारा, छवि। उसने जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सहस हाथ में छाता लिए उसकी तरफ आ रहा था। उसके आंसू पूरे जोर से बह निकले। सहस ने जैसे ही उसके ऊपर छाता किया तो वो उसी वक्त बेहोश हो गई। सहस ने जल्दी से उसे उठाया और कार में डाल लिया। उसने उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश की पर वो नहीं उठी। वो उसे जल्दी से नजदीक के हॉस्पिटल ले गया। इधर संग्राम आधे रास्ते पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। उसने कार रोक ली और सोचने लगा कि वो भीग जाएगी। फिर सोचता कि नहीं, उसे कुछ पता भी चलना चाहिए। मेरे सिवा कोई उसे प्यार नहीं करता। सब यहाँ रूप के दीवाने हैं। वो सहस भी उसके रूप के कारण उसके पीछे पड़ा है, पर ये पागल कुछ समझती ही नहीं है। वो कुछ देर वही सोचता रहा। फिर उसने कार मोड़ ली और सड़क के दोनों तरफ उसे देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पर वो कहीं नहीं मिली। वो उस जगह पहुंचा तो वहाँ भी वो नहीं थी। वो नीचे उतरकर उसे ढूंढता रहा पर वो नहीं मिली। वो कार लेकर आगे तक गया। फिर वापस आते हुए भी सारे रास्ते देखता रहा पर उसे वो कहीं नहीं मिली। उसने उसे फोन करने के लिए अपना फोन निकाला तब उसे याद आया कि कई दिन हुए उसने उसका फोन ही तोड़ दिया था। फोन भी नहीं है उसके पास। फिर सीसीटीवी चेक करने की सोची पर इस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। पता कैसे करता? वो निराश होकर घर आ गया, ये सोचकर कि वो खुद ही घर आ जाएगी। घर आया तो 8 बज गए थे। सभी लिविंग रूम में बैठे थे। छवि आ गई? उसने सबकी तरफ मुंह करके पूछा। उसे लेने तो तुम गए थे। हमने सोचा कि तुम कहीं खाने पीने निकल गए होगे, इसलिए फोन नहीं किया। पर है कहाँ वो? पापा ने पूछा। मुझे क्या पता, कहकर वो ऊपर की तरफ चल दिया। बुआ और उसकी जेठानी के चेहरे पर स्माइल आई। बुआ बोली, अगर ये उसे लेने नहीं गया तो वो फोन करके बता सकती थी। कोई ड्राइवर जाकर ले आता या फिर टैक्सी करके आ जाती, पर उसे किसी की चिंता है ही नहीं। इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ होगी। संग्राम अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। कहाँ गई होगी वो? उसने बुआ जी की बात सुनी थी। वो सोचने लगा कि ठीक है, अपना फोन नहीं था तो किसी का फोन लेकर फोन कर देती। फिर उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे, कहीं उसने किसी से फोन मांगा हो और वो उसे कार में बिठाकर ले गया हो। वो पागल है, उसे लोगों का पता नहीं है। कहीं कोई उसे घर पहुंचाने का कहकर अपने साथ ले गया हो। उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। क्यों मैंने ऐसा किया? मैं गुस्से में क्यों पागल हो जाता हूँ? अगर वो लड़का उसे देख भी रहा था तो क्या हुआ? वो तो नहीं उसे देख रही थी ना। उसने मेरी इतनी प्यारी तस्वीर बनाई बिना मुझे सामने बैठाए। इसका मतलब है उसके दिल में मैं बसा हूँ। अब वो आएगी तो मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, उसे रोने नहीं दूंगा। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। संग्राम ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। क्यों मैंने ऐसा किया? मैं गुस्से में क्यों पागल हो जाता हूँ? अब अगर वो लड़का उसे देख भी रहा था तो क्या हुआ? वो तो नहीं उसे देख रही थी। उसने मेरी इतनी प्यारी तस्वीर बनाई बिना मुझे सामने बैठाए। इसका मतलब है उसके दिल में मैं बसा हूँ। अब वो आएगी तो मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, उसे रोने नहीं दूंगा। प्राइवेट क्लिनिक। सहस छवि को नजदीक के एक क्लिनिक में ले आया। डॉक्टर जल्दी से उसे देखने लगे। उन्होंने देखा कि इसका बीपी बहुत ही लो हो गया था। उन्होंने उसे ड्रिप लगाई और नर्स से कहकर उसके कपड़े बदलवाए। डॉक्टर के बाहर आते ही सहस ने पूछा, इसे क्या हुआ है? इनका बीपी बहुत लो हो गया है, आपको पता नहीं है क्या? क्या ये पहले भी हुआ है? अगर ये कभी फिर बेहोश हो तो इन्हें खाने को चॉकलेट दे सकते हैं। अगर घर पर है तो कॉफी दे दीजिए, भूखा ना रहने दे, खूब पानी पिलाएं। डॉक्टर ने बताया। जी मैं इसका क्लासमेट हूँ, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन अब मैं इसे समझा दूंगा। डॉक्टर ये कब तक होश में आ जाएंगी? सहस ने पूछा। कुछ कह नहीं सकते, बीपी जैसे जैसे सेट होगा तब कुछ कह सकेंगे। एक बात और, ये बहुत डरी हुई लग रही है, किसी चीज़ का शॉक लगा हो जैसे। कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर ने पूछा। जी हो सकता है, पर मुझे कुछ नहीं पता। सहस सोच रहा था कि इसके पति से लड़ाई हुई होगी। उसने इसे वहाँ सुनसान सड़क पर उतार दिया। अगर मैं इसका पीछा ना करता और इसके पति को अकेले वापस जाते ना देखता और इसे बचाने ना जाता तो इसका क्या होता? संग्राम, तुमने ये ठीक नहीं किया। ये तुम्हें कितना चाहती है और तुम इसके साथ ऐसा करते हो। उल्टा तुम्हें तो इसकी कदर करनी चाहिए। वो बाहर बेंच पर बैठ गया, उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। इधर संग्राम का बुरा हाल हो रहा था। 9 बज गए और वो अब तक नहीं आई। सोन दादा ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। कौन है? संग्राम ने गुर्राते हुए कहा। सर मैं हूँ, डिनर लग गया है, बड़े सर बुला रहे हैं। सोन दादा ने कहा। मैं खाकर आया हूँ, आप लोग खा लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहकर संग्राम घर से बाहर निकल गया। कार में बैठते ही उसने अपना मास्क उतार दिया। अब वो हैंडसम संग्राम बन गया था। वो सारी रात उसी सड़क पर चक्कर काटता रहा। फिर वो शहर के हॉस्पिटल में भी गया। उसने एक एक बेड चेक किया पर उसे वो कहीं नहीं मिली। आप ढूंढ किसे रहे हैं? एक नर्स ने उसे हर लड़की को देखते देखा तो उसने पूछा। जी एक लड़की है 20 साल की, यहाँ आई है क्या? वो बरसात में भी गई थी। संग्राम ने मरीजों में उसे ढूंढते हुए कहा। जी 20 साल की एक लड़की घंटे पहले आई तो थी, उसने एक चोटी की हुई थी क्या? हाँ। संग्राम का दिल जोरों से धड़कने लगा।
उसकी तो पहले ही मौत हो गई थी, उसे मुर्दा घर में रखा है। अगर आपकी जानकार है तो पहचान कर लें, जाइए। नर्स बोली। फिर उसने सफाई वाले को कहा, इन्हें मुर्दा घर ले जाओ। संग्राम की तो मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे चक्कर सा आ गया। वो दीवार को पकड़कर खड़ा हो गया। चलिए साहब, कर्मचारी बोला। संग्राम उसके साथ चल दिया, पर वो दिल में दुआ कर रहा था कि ये लाश छवि की ना हो। जैसे तैसे वो लाश तक पहुंचा। लाश की कद काठी छवि जैसी ही थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे लगा कि उसे सांस नहीं आ रही। कर्मचारी ने जैसे ही लड़की के चेहरे से चादर हटाई तो उसकी धड़कन ही रुक गई। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो बोला, नहीं, ये वो नहीं है, नहीं। कहकर वो उल्टे कदमों से वहां से निकल भागा। उसने नीचे आकर सांस ली। उसने अपने दिल में ही कहा, छवि, तुम जहाँ भी हो आ जाओ, बस इस बार आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस एक बार आ जाओ प्लीज। उसने हर एक भगवान से दुआ मांगी कि वो जहाँ भी हो ठीक हो। छवि को अगले दिन दोपहर को होश आया, लेकिन डॉक्टर ने एक रात और वहीं रहने की सलाह दी। सहस उसके लिए जूस ले आया और खाना भी लाया, पर वो पागलों की तरह बाहर देखे जा रही थी। मैं कब से यहाँ हूँ? कल रात से। जब तुम मुझे सड़क पर मिली तो तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं यहाँ ले आया। क्या मेरे पति मुझे ढूंढ रहे होंगे? वो परेशान हो रहे होंगे। कहकर वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। सहस ने उसकी बाह पकड़कर रोक लिया। किस पति की बात कर रही हो तुम? वही जो तुम्हें तेज बरसात में सुनसान सड़क पर अकेले छोड़ गया। तुमने सोचा भी है अगर मैं ना आता तो तुम्हारा क्या होता? तुम वहीं बेहोश हुई भीगती मर जाती, या कोई हवस का भूखा तुम्हें उठाकर ले जाता। ऐसे आदमी को तुम पति कहती हो? ऐसे पति से तो विधवा होना अच्छा। सहस कुछ और बोलता इससे पहले ही छवि ने उसके मुंह के दोनों तरफ थप्पड़ मारे और बोली, वो मेरे पति हैं, वो मेरे साथ कुछ भी करें। तुम हमारे बीच बोलने वाले कौन होते हो? पीछे हटो, दोबारा हाथ न लगाना मुझे। कहकर उसने उसका हाथ पीछे किया और बाहर को चल दी। डॉक्टर, नर्स सबने रोका, पर वो नहीं मानी। तब सहस ने उसकी दवा ली और उसके साथ चल दिया। तुम मेरा पीछा न करो। उसने सहस से अपना बैग खींचकर कहा, सॉरी छवि, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी बात नहीं बोलूंगा। तुम ऐसे मत जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मुझे एड्रेस दो, मैं खुद तुम्हें उसके पास छोड़कर आता हूँ। सहस ने कहा। कुछ देर खड़ी रहने के बाद वो रो पड़ी। सहस उसके पास आया। अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ? सॉरी कह तो दिया, प्लीज चुप हो जाओ। मुझे एड्रेस नहीं पता। वो रोते हुए बोली। सुनो, गूगल से तुम्हारे पति के ऑफिस का एड्रेस मिल सकता है। इस वक्त वो वहीं होगा, वहाँ चले? सहस ने जानबूझकर पूछा ताकि ये मना न कर दे। चलो, छवि ने बिना समय लगाए कहा। सहस उसी वक्त बिना समय वेस्ट किए उसे संग्राम फैब्रिक्स के ऑफिस ले गया। छवि ने कार की खिड़की से बाहर देखा। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। चलो, हम पहुंच गए हैं, सहस बोला। छवि उतरकर चल दी। सहस उसके साथ चल दिया, पर वो बोली, थैंक यू सहस, अब आगे मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद को हमेशा याद रखूंगी। कहकर वो आगे बढ़ गई। सहस वहीं खड़ा उसे देखता रहा। वो अंदर आई तो रिसेप्शन पर उसे रोक लिया। यस मैम, आपको किससे मिलना है? जी, मुझे संग्राम मेहता से मिलना है। मैडम, आपने समय लिया था उनसे? नहीं, आप प्लीज़ उन्हें कह दीजिए कि छवि आई है, प्लीज़ एक बार कहिए। रिसेप्शनिस्ट को इस पर तरस आ गया। उसने ओम को फ़ोन किया। हेलो सर, एक लड़की आई है, कहती है सर से मिलना है, अपना नाम छवि बता रही है। क्या? एक काम करो, वीडियो कॉल करके उस लड़की की फोटो खींचकर भेजना। संग्राम का मूड बहुत खराब था। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी फोन के मैसेज पर छवि की फोटो आई। वो उसी वक्त नीचे उसे लेने गया और उसे लेकर सीधे संग्राम के ऑफिस की तरफ भागा। उसने दरवाजे पर नॉक किया। कौन है? अंदर से गुस्से भरी आवाज आई। ओम ने दरवाजा खोलकर छवि को अंदर जाने को कहा। छवि चुपचाप अंदर चली गई। संग्राम ने मुंह पर मास्क और आंख पर काला चश्मा पहना हुआ था। उसने सोचा कि ओम होगा। तुझसे कहा था कि वो नहीं मिली तो शक्ल मत दिखाना। जी, मैं हूँ छवि। छवि ने दबी आवाज में कहा। उसने देखा कि संग्राम ने कल वाले ही कपड़े पहने हैं और उसके बाल भी बिखरे पड़े हैं। उसने एक बार देखकर सिर झुका लिया, जैसे कोई गलती किया हुआ बच्चा अपने बाप से डरता हुआ करता है। संग्राम ने उसकी तरफ देखा तो भागकर उसके पास आया। उसका बैग पकड़कर नीचे रखा, उसे सोफे पर बिठाया और उसे घुमा घुमा कर ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तुम ठीक तो हो? हाँ जी, हल्का सा बुखार था, अब ठीक हूँ, छवि बोली। संग्राम ने उसे कस के गले लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो मुझे वहाँ। संग्राम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, मुझे नहीं जानना कि तुम कहाँ थी, तुम आ गई हो, यही बहुत है। कुछ खाया है? उसने उसी वक्त ओम को फोन किया। 2 लोगों के लिए लंच लाओ। संग्राम ने बिना कुछ सुने कहा और फोन रख दिया। ओम ने हाथ ऊपर करके भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा, शुक्र है तूने मैडम को जल्दी भेज दिया, नहीं तो ये तो हमारी जान ही निकाल देता। वो जल्दी से खाने के लिए फोन करने लगा। तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं, रात भर क्लिनिक में थी, मुझे घर का एड्रेस पता नहीं था, इसलिए यहाँ आ गई। छवि रोते हुए बोली। कुछ कल के कारण और कुछ डर के कारण वो रोई जा रही थी। संग्राम उसका मुंह साफ करते हुए बोला, रो मत, सब ठीक है, तुम यहाँ आ गई, यही बहुत है। ओम खाना ले आया। दोनों ने खाना खाया और संग्राम उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। छवि को इतना प्यार देखकर खुशी से रोना आ गया। खाना खाने के बाद वो बोला, तुम बैठो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। वो जल्दी से कपड़े बदल कर आ गया, फिर उसे लेकर चल दिया। उसका बैग खुद उठा लिया। जाते जाते उसने ओम से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो उसे लेकर उसी कपड़े की दुकान में आ गया जहाँ उसे हर्ष लाया था। उसने छवि के लिए कई ड्रेसेस निकाली और उसे एक ड्रेस पहनकर आने को कहा। बाकी की उसने पैक करा ली। फिर उसने उसे नया बैग भी लेकर दिया। उसे बुक्स भी सारी नई ले दी। अगर घर पर कोई कुछ पूछे तो कह देना कि मेरे साथ ही हम सारी रात बाहर रहे और बाहर घूम फिर कर आए हैं। वैसे मैं खुद ही जवाब दे दूंगा, तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसने कार में आते आते उसे बताया। घर आए तो छवि ने सबको प्रणाम किया। कोई कुछ पूछता उससे पहले ही संग्राम उसे लेकर ऊपर चल दिया। कल कहाँ रह गई थी तुम? बुआ ने पूछा। ये क्या बात हुई बुआ? ये मेरे साथ थी, मैं यहाँ से इसके फोन आने पर ही गया था। कॉलेज से इसे लेकर मैं इसे घुमाने ले गया था। क्यों, ये मेरे साथ नहीं जा सकती? संग्राम ने बुआ से कहा। अरे नहीं बेटा, बहुत ही खुशी हुई, कम से कम अब तुम इसे पत्नी तो समझ रहे हो, बुआ बोली। वो कुछ और कहती इससे पहले ही संग्राम उसे ऊपर ले गया। उस दिन के बाद संग्राम उससे अच्छे से बर्ताव करने लगा। वो उसे कॉलेज छोड़ भी आता और लेकर भी आता। छवि भी बिना डर से अब हर बात शेयर करने लगी थी। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। संग्राम छवि से अच्छे से बर्ताव करने लगा था। वो उसे कॉलेज छोड़ भी जाता और लेकर भी आता। छवि भी बिना डर से अब उसे हर बात शेयर करने लगी। उसे खुश देखकर सहस और मीना भी खुश थे। छवि ने प्रदर्शनी के लिए पेंटिंग तैयार कर ली थी। उसने 3 पेंटिंग बनाई। इनमें एक तो सहस की थी, एक वो थी जिस पर संग्राम ने रंग फेंक दिया था। उसने इस पेंटिंग का नाम उलझन रखा। प्रदर्शनी उनके कॉलेज में ही लगी थी।
दूर दूर से लोग प्रदर्शनी देखने आ रहे थे। शाम को उसे फोन आया कि उसकी तीनों पेंटिंग्स बिक गई थी। वो बहुत खुश हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। आज उसे लेने संग्राम नहीं आया था, ड्राइवर आया था। वो घर आई तो बहुत खुश थी। लिविंग रूम में पापा बैठे थे। वो उसे देखकर बोले, आ गई बेटी, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो, मुझे भी बता दो, मैं भी खुश हो जाऊं। पापा, मैंने कॉलेज प्रदर्शनी के लिए 3 पेंटिंग्स दी थी, वो तीनों ही अच्छे दामों में बिक गई। उसने पापा के पास बैठकर खुश होकर कहा, अरे वाह, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। सोम, मिठाई लेकर आओ। पापा ने सोम से मिठाई मंगवाई और सबका मुंह मीठा करवाया। बुआ और उसकी जेठानी ने मिठाई तो खा ली, पर वो उन्हें खुश देखकर जल भुन गई। जब से संग्राम इसकी केयर करने लगा था, तब से इन लोगों में जलन बढ़ती जा रही थी। और पापा तो पहले ही उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि संग्राम और इसकी आपस में बन जाएगी। अच्छा पापा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वो बैग लेकर जल्दी से अपने कमरे में गई। उसने रोज की तरह वो कपड़े बदलकर अच्छे से कपड़े पहन लिए। वो संग्राम का वेट करने लगी। संग्राम के आते ही वो उससे लिपट गई और खुश होकर बोली, आपको पता है, मेरी तीनों पेंटिंग्स बिक गई और वो सारी पेंटिंग्स महंगी बिकी हैं। अच्छा, ये तो होना ही था, मेरी छवि की पेंटिंग्स हैं ही इतनी अच्छी। चलो फिर इसी खुशी में कहीं बाहर चलते हैं। संग्राम बोला और उसे लेकर चल दिया। वो नीचे आए तो संग्राम ने पापा से कहा, हम बाहर जाकर आते हैं। हाँ बेटा, जाओ जाओ। पापा खुश होकर बोले। बुआ और जेठानी मुंह बनाकर उठ के बुआ के कमरे में चली गई। कमरे में आते ही बुआ बोली, इन दोनों को कितना दूर रखा, फिर भी ये लोग एक साथ हो गए। अगर अब कल को इनके बच्चे हो गए तो भूल जाना तुम्हारे प्रताप को कुछ मिलेगा। जैसे तुम्हारा पति सारा दिन संग्राम का नौकर बनकर काम करता है, ऐसे ही प्रताप के बच्चे उसके नौकर बनकर काम करेंगे। मम्मी, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? जेठानी बोली, तू कुछ ना करना, मैं ही कुछ करूंगी। बुआ जी मुंह बनाते हुए बोली। संग्राम उसे झील घुमाने ले गया। छवि ने पहली बार झील देखी थी। वो बहुत ही खुश थी। वो संग्राम की बाह पकड़कर उछल उछल कर चल रही थी। उसे लग रहा था कि जिस बहार का उसे इंतजार था वो आ गई है। यही वो बहार है। झील पर सब लोग उनकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। इतनी सुंदर लड़की ऐसे बदसूरत लड़के के साथ देखकर सभी खुसर पुसर कर रहे थे। संग्राम ने ये महसूस किया और उसने छवि की तरफ देखा। छवि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी बाह से लिपटी खुशी से गुनगुनाती हुई चले जा रही थी। वो भी लोगों की परवाह किए बिना उसके साथ चलता रहा। फिर उन्होंने बोटिंग की, वहाँ के मोहक नजारों का आनंद लिया, थिएटर में मूवी देखी। फिर वो लोग वहाँ से आकर रेस्टोरेंट गए। वो लोग प्राइवेट रूम में बैठकर ही खाते थे, क्योंकि खुले में सभी संग्राम को देखते रहते थे, इसलिए वो पहले ही प्राइवेट रूम ले लेता था। संग्राम खाना खा ही रहा था कि उसके फोन पर वीडियो आई। ये घर के नौकर शंभू ने भेजा था। उसने वीडियो देखा। उसमें बुआ और भाभी आपस में बातें कर रही थी। उसने उनकी सभी बातें सुनी। उसे बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वो चुपचाप खाना खाता रहा। छवि को लगा कि दफ्तर से कुछ आया होगा। वो वैसे भी इसके काम में बोलती नहीं थी। वो घर आए तो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। छवि अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने चली गई थी। उधर संग्राम के पास शंभू पानी देने आया। ये संग्राम का खास नौकर था। पहले इसका काम सोम दादा करते थे। जब से ये चला है, इसने शंभू को अपनी हेल्प के लिए रख लिया था। सर जी, आपके जाने की बात है, आप बुआ से बचकर रहिएगा। शंभू बोला, मुझे पता है, मुझे लगता है कि मुझे छवि को अपने कमरे में ले आना चाहिए, इससे वो सुरक्षित रहेगी। संग्राम बोला, जी सर। कहकर शंभू चला गया। संग्राम छवि के कमरे में गया और उसे बोला, अब से तुम मेरे कमरे में रहोगी, अपना सामान यहीं रहने दो, तुम वहाँ चलो, और हाँ, लॉक लगाना ना भूलना, कभी कमरा खुला नहीं छोड़ना, कई नए नौकर हैं, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। जैसे उसने कहा, छवि ने वैसे ही किया। वो उस रात संग्राम के साथ सोई। वो बेड पर लेटते ही सो गई। संग्राम अपना काम कर रहा था। जैसे ही वो काम खत्म करके आया तो वो सो चुकी थी। वो उसके पास आया और उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। वो सोच रहा था, कितना अच्छा हो अगर हमारा एक बच्चा हो, इसके जैसा खूबसूरत, मेरे जैसा इंटेलिजेंट, मैं उसे दुनिया जहाँ की खुशियां दूं। सोचता सोचता वो सो गया। उसने सपना देखा कि एक प्यारी सी लड़की बिल्कुल छवि जैसी उसके आसपास उछल कूद कर रही है। वो उसे गोद में उठाकर खिला रहा होता है कि बुआ आ जाती है। बच्ची बुआ के पास जाते ही गायब हो जाती है और बुआ जोर जोर से हंसने लग जाती है। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। संग्राम अपने बच्चे के बारे में सोचता सोचता सो गया था। उसने सपना देखा कि एक प्यारी सी लड़की बिल्कुल छवि जैसी उसके आसपास उछल कूद कर रही है। वो उसे गोद में उठाकर खिला रहा होता है कि बुआ आ जाती है। बच्ची बुआ के पास जाते ही गायब हो जाती है और बुआ जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो एकदम हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि छवि उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने उसके माथे को चूमा, उसे और कस के पकड़ लिया। छवि भी उससे ऐसे चिपकी मानो उसमें समा जाना चाहती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने कुछ सोचा और तय किया कि वो बुआ के मन में से ये डर निकाल देगा कि कल को मेरे बच्चे हो सकते हैं। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा बुआ बाहर गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। वो बुआ के पास गया ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने नंबर देखा और बोला, बुआ मैं बात कर लूं, ये मेरा डॉक्टर है। कहकर वो फोन पर बात करने लगा। बुआ ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने मुंह दूसरी तरफ जरूर कर लिया था, पर उनके कान उसकी तरफ ही थे। हेलो रवि, क्या बात है? उसने पूछा। फिर कुछ सुनकर बोला, क्या इस बार भी रिजल्ट वही आया है? क्या मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा? तू कोई दवा या ऑपरेशन कर, मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है, चाहे लड़की ही हो। कहकर उसने फोन काट दिया। बुआ ने सब सुन लिया था, लेकिन ना सुनने का बहाना करते हुए पूछा, क्या हो गया बेटा, तूने रवि को क्यों फोन किया, कोई तकलीफ है क्या? नहीं बुआ, वो जब से मैं जला हूँ तब से डॉक्टर ने जांच करके कहा था कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। रवि ने कुछ दवा का ट्रीटमेंट किया था, पर उसका भी असर नहीं हुआ। संग्राम ने मुंह बनाकर कहा, दुखी मत हो बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है, तुम बच्चे के लिए तड़पते हो। ये प्रताप भी तो तुम्हारा ही बेटा है, फिर हर्ष भी है। बुआ ऊपर से ही कही जा रही थी, असल में वो बहुत ही खुश थी कि ये बाप नहीं बन सकता। संग्राम अपनी चाल में कामयाब होने के बाद कार निकालकर छवि को कॉलेज छोड़ने के लिए चला गया। कॉलेज पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही सहस मिल गया। संग्राम बोला, जाओ उसके साथ चली जाओ। छवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तब संग्राम ने आंखें बंद करके दोबारा खोलकर इशारा किया कि जाओ, तो उसने सहस को आवाज लगाई। वो उसे देखकर रुक गया, फिर वो उसके साथ चली। सहस ने पूछा, आज तेरे चिड़चिड़े ने कैसे मेरे साथ भेज दिया? तू होगा चिड़चिड़ा, मेरे संग्राम जी तो बहुत ही अच्छे हैं। पता है, उस दिन वाले हादसे के बाद से कि मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, कहीं अकेले आने जाने भी नहीं देते, खुद छोड़ के आते हैं और खुद लेने भी आते हैं। छवि बोली, अच्छा माफ कर दे मेरी माँ, मैंने तुझे चैलेंज किया। तू ये बात उस दिन से कितनी बार सुना चुकी है, अब तो संग्राम का राग अलापना छोड़ दो। कोई बंदा एकदम से इतना कैसे बदल सकता है? सहस ने चिढ़कर कहा,
कोई बदलता है या नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरे संग्राम जी तो बदले हैं। छवि ने अकड़ते हुए कहा। वो एक साथ क्लास में आए, सब उन्हें ही देख रहे थे। सब सोचते थे कि इनका आपस में चक्कर है, क्योंकि सबका मानना था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, जबकि मीना भी हमेशा उसके साथ होती थी। सारे कॉलेज में इनके चर्चे हो रहे थे, बस उन्हें ही नहीं पता था। संग्राम तक सारी खबर पहुंच रही थी, लेकिन अब संग्राम इन बातों का खुद पर असर नहीं होने देता था। उसे छवि पर पूरा भरोसा था। उस दिन शाम को जब छवि घर आई तो संग्राम के चाचा चाची भी आए हुए थे। उनकी बेटियां सिमी और निमी भी आई हुई थी। बाकी पापा, बुआ, बड़े भैया, भाभी और हर्ष सब लोग लिविंग रूम में बड़े सीरियस से बैठे थे। छवि ऊपर जा ही रही थी कि पापा ने उसे कड़क आवाज करके रोका। छवि इधर आओ। पापा छवि से कभी इस तरह से चीख कर नहीं बोलते थे। वो घबरा गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पापा के पास आई और बोली, हाँ जी पापा जी। बैग रखकर इधर बैठो। पापा बोले। फिर वो निमी से बोले, निमी बेझिझक सारी बात बताओ। वो कॉलेज में कोई लड़का है, भाभी हमेशा उसी के साथ रहती हैं, सभी उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। निमी ने सबको बताया। छवि अब तुम बताओ, क्या ये सब सच है? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने घर की बहू माना, और तुम मुझे इन सब का ये इनाम दे रही हो। पापा गुस्से से बोले, लेकिन पापा हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी क्लास में है, टीचर ने ही उसे मेरे साथ बिठाया था। छवि बोली, पर सभी कहते हैं कि आप कहीं भी जाते हो वो आपके साथ होता है। सुबह वो आपको गेट से क्लास तक लेकर जाता है और फिर शाम को गेट तक छोड़कर आता है। निमी बोली, हाँ जाता है, लेकिन हम 2 नहीं 3 लोग होते हैं। मीना भी हमेशा मेरे साथ होती है, वो सिर्फ हमारा दोस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संग्राम भी उन दोनों को जानता है। छवि बोली, लेकिन संग्राम को ये सब तो नहीं पता होगा जो तुम वहाँ ये सब गुल खिला रही हो। चाची ने पूछा, क्या बात है, आज दिन में ही पंचायत लगा ली, चार्ज मेरी पत्नी पर लगा रहे हो और मुझे ही नहीं बुलाया। तभी एक कड़कदार आवाज के साथ बोलता हुआ संग्राम लिविंग रूम में आया और छवि के पास बैठ गया। छवि की जान में जान आई। वो बेटा, हमने सोचा तुम बिजी होगे इसलिए खुद ही पूछने लगे। चाचा जी बोले, हाँ संग्राम, निमी कह रही थी कि कॉलेज में छवि का किसी लड़के के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। लोग कहते हैं कि ये सारा दिन उस लड़के के साथ घूमती है। अब अगर तुम ऐसे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम और सुंदर लड़कों के साथ घूमो या उनसे दोस्ती करो। चाची बोली, आपने देखा है? नहीं, निमी बता रही थी, कहकर उन्होंने निमी को कोहनी मारी। संग्राम ने निमी की ओर देखा। निमी घबरा कर बोली, भैया वो पूरे कॉलेज में यही बातें हो रही हैं, भाभी उस लड़के के साथ सारे कॉलेज में घूमती फिरती हैं। तुमने देखा इसे? हर्ष, क्या तुमने देखा इसे? संग्राम ने पूछा। नहीं भैया, बस सुना है। निमी बोली, मैंने तो ना सुना है ना देखा है। हर्ष बोला, अब बताइए, जब आप लोगों में से किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा तो आप लोग कैसे किसी की बात पर यकीन कर सकते हो? मैंने देखा भी है और सुना भी है। यही नहीं, मैंने उस लड़के से बात भी की है। उसे मैंने ही इसके साथ रहने को कहा है ताकि इसे कोई और लड़का परेशान ना करे। फिर मीना भी इसके साथ होती है। आप लोगों को पता चला तो आपका फर्ज बनता था मुझे बुलाने का, पर आप खुद ही उससे पूछने लगे। संग्राम बोला। फिर छवि की तरफ देखकर बोला, आगे से तुम ही कह दिया करो कि संग्राम को बुला दो। अच्छा जाओ, जाकर कपड़े बदल लो। कहकर उसने छवि को जाने को कहा। वो बैग लेकर ऊपर चली गई। आप लोग आगे से मेरे मामले में दखल ना ही दें। आपका इतना एहसान बहुत है कि आपने इससे मेरी शादी करा दी। अब आगे का मैं खुद ही संभालूंगा। कहकर वो भी वहां से चला गया। भैया, आपने गलती कर दी, इसे जिंदा छोड़ दिया। इसे भी इसकी माँ और भाई की तरह खत्म कर देते। बुआ बोली। सभी वहीं बैठे थे, सब बुआ की बातों से सहमत थे। पता नहीं इसकी किस्मत तेज है कि इसकी चमड़ी सख्त है, जो इतनी भयानक आग में भी बच गया। चुप हो जाओ, ये सब बातें करने का ना तो ये सही वक्त है और ना ही ये सही जगह। बात बस इतनी है कि हमने उसे बाहर निकालने का ये मौका खो दिया। चलो सब जाओ। पापा बोले। फोन पर ये सब देखकर संग्राम के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये क्या है? बुआ, चाचा चाची, बड़े भैया, भाभी का तो मुझे पता ही था। ये पापा और हर्ष तो मेरे अपने हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? संग्राम को जब से घर वालों पर शक हुआ है तो उसने शंभू को इन पर नजर रखने को कहा। आज भी जब सब इकट्ठे हुए और पापा ने छवि को बुलाया, उसी वक्त शंभू ने संग्राम को वीडियो कॉल करके फोन किचन और लिविंग रूम के बीच वाले कैबिनेट में छुपा कर रख दिया। संग्राम ने जैसे ही ये सब देखा वो उसी वक्त ऑफिस से चल दिया और घर आ गया। उसने जब देखा कि सब उठने वाले हैं तो वो नीचे आया और शंभू को डांटते हुए बोला, शंभू, तुम सारा दिन करते क्या रहते हो? मेरे कमरे में पानी भी नहीं रख सकते। कहकर उसने शंभू को जग पकड़ाया और आंखों से इशारा किया कि वो फोन उठा ले। शंभू ने जग पकड़ा और सबकी नजर से बचकर फोन को उठाकर किचन में जाते हुए बोला, मैं अभी लाता हूँ सर, आप ऊपर जाइए। संग्राम गुस्से से बोला, मैं ये आज आखिरी बार है, आज के बाद मुझे कहना ना पड़े, अगर हुआ तो खुद ही दफा हो जाना। कहकर उसने लिविंग रूम की तरफ घूम कर देखा। एक बार तो सभी काम गए, फिर वो वापस ऊपर चला गया। लिविंग रूम में सभी उसका गुस्सा देखकर समझ गए थे कि ये गुस्सा इसे किस पर है। सभी जल्दी से खिसक गए। शंभू पानी लेकर आया तो उसने बताया, सर ये सारे ही मिले हुए हैं, मैंने बुआ जी को कहते सुना था। वो आपके पापा को कह रही थी कि आप तो कह रहे थे कि वो लड़की अनपढ़ है, अब ये तो पढ़ी लिखी है। आज अच्छा काम किया तुमने, आगे से भी ऐसे ही नाक कान खोल कर रखना। संग्राम बोला, जी सर, आप चिंता ना करें। शंभू ये कहकर चला गया। छवि अपने कमरे में कपड़े बदलकर बैठी सोच रही थी कि आज ये सब क्या हुआ। पापा ने उसे कुछ पूछा भी नहीं और ये सब किया। उसे खुशी थी कि संग्राम ने उसकी हेल्प की, लेकिन वो सोच रही थी कि पता नहीं संग्राम क्या सोच रहे होंगे। अगर उन्होंने इनकी बात पर यकीन कर लिया तो। कुछ देर में संग्राम उसके कमरे में आया और उसे सोच में डूबे देखकर बोला, क्या हुआ? ऐसी छोटी बातों को मन से नहीं लगाते। आज क्या हुआ कॉलेज में, सब बढ़िया रहा? संग्राम जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी सहज को ऐसी नज़र से नहीं देखा। मेरे लिए जैसी मीना है वैसे ही सहज है। मैंने जिंदगी में सिर्फ आपसे प्यार किया है और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। छवि ने रोते हुए कहा। रोती क्यों हूँ? मुझे पता है तुम सिर्फ मुझे ही चाहती हो। मेरी शक्ल सूरत देखकर कोई भी लड़की मेरे पास आना तो दूर मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। एक तुम हो जो मेरे इतने करीब आ जाती हो और डरती भी नहीं। कहकर संग्राम ने उसे गले लगा लिया। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। संग्राम ने छवि को गले लगाते हुए कहा, रोती क्यों हो? मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे ही चाहती हो। मेरी शक्ल सूरत देखकर कोई भी लड़की मेरे पास आना तो दूर मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। एक तुम हो जो मेरे इतने करीब आ जाती हो और डरती भी नहीं। अगले दिन सुबह वो नीचे आए तो पापा ने संग्राम से कहा, संग्राम, गर्मी होने लगी है, मैं अपने उत्तराखंड वाले मकान में जाना चाहता हूँ। वो लिविंग रूम में बुआ के साथ बैठे थे। क्या बात पापा, अचानक से आप जाना चाहते हो, क्यों? संग्राम ने उनके पास जाकर पूछा।
बस तुम्हारी शादी के लिए आया था, अब शादी हो गई, अब चलता हूँ। छुट्टियों में छवि को भी ले आना, इसे भी घुमा लाना। पापा बोले। हाँ जी जरूर पापा। संग्राम ने कहा। फिर जाने से पहले दोनों ने उनके चरण छुए। पापा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर वो दोनों नाश्ता करने के बाद कार में कॉलेज चले गए। भैया ये ठीक रहा। कल के बाद वैसे भी उसे शक हो गया था कि पता नहीं हम क्यों छवि को तंग कर रहे हैं। बुआ बोली। सुनो, मुझे तुम वो बात अगर पहले बता देती तो हमें कल वाला कांड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे पता चला तो मैं आपको बताना चाहती ही थी, पर आप छोटे भैया के घर गए थे। जब आए तो आधे ही प्रोग्राम शुरू कर दिया। बुआ बोली। चलो जो भी हो, अब इस बात की शांति है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। फिर मौका देकर हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। हर्ष को बड़ा हो जाने दो। पापा बोले। पापा चले गए। सोमदादा और उसकी वाइफ उनके साथ ही चले गए। अब जब भी छवि घर आती तो घर में कोई ना होता। संग्राम रोज उसे गेट पर छोड़कर चला जाता था और शंभू भी संग्राम के साथ चला जाता था। बुआ और भाभी शॉपिंग के लिए जाती थी, फिर वो आराम से पेंटिंग करती रहती। कुछ दिन बाद उस दिन कॉलेज में हाफ डे था तो वो जल्दी आ गई थी। उस दिन वो टैक्सी से आई थी। वो बारिश में हल्का सा भीग गई थी और उसे बुखार हो गया। वो घर आई तो घर पर बुआ ही थी। वो नीचे पानी लेने आई तो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसने जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाया क्योंकि रवि बाहर गया हुआ था। नीचे डॉक्टर ने छवि को चेक किया और दवा भी दे दी। फिर वो छवि से बोली, इन दिनों तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 1.5 महीना हो गया है, स्ट्रेस कम लिया करो। छवि ने पूछा, डॉक्टर मैं समझी नहीं। आपको पता नहीं, आप माँ बनने वाली हैं। शायद पहला बच्चा है आपका। 1.5 महीना हो गया है। अपना स्पेशल ध्यान रखो। बुआ जी आप सयानी हैं और इसका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बोली। अरे वाह डॉक्टर, आपने तो खुश कर दिया। आप दवा ले दीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। बुआ बोली। फिर डॉक्टर के जाने के बाद बुआ ने संग्राम को फोन करके घर बुलाया और छवि को खुद लिफ्ट में ले जाकर ऊपर छोड़ आई। संग्राम आया तो छवि कार की तेज आवाज सुनकर बाहर आई। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसे नीचे लिफ्ट के पास से बुआ और संग्राम की आवाज आ रही थी। आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी क्योंकि वो बिल्कुल उनके ऊपर लिफ्ट के एरिया में खड़ी थी। बुआ बोली, छवि प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वो जरूर तुम्हें धोखा दे रही है या फिर उसका उस कॉलेज वाले लड़के से चक्कर है। हो सकता है बुआ आपको गलतफहमी हुई हो, वो प्रेग्नेंट ना हो। ये उसका पति संग्राम था। अरे ये देखो रिपोर्ट, डॉक्टर खुद बता रहे थे कि 1.5 महीना हो गया है प्रेगनेंसी का। मेरा तो उसी वक्त माथा ठनका कि ये कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी रिपोर्ट आई थी कि तुम बाप नहीं बन सकते, तो फिर ये बच्चा किसका है? हाँ। उनकी बात सुनकर छवि की आंखों में आंसू आ गए। उसका हाथ बिना वजह अपने आप उसके पेट की तरफ चला गया। तभी उसे संग्राम की आवाज आई, बुआ आप चिंता ना करो, मैं उस बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा। मैं इसे इसकी कोख में ही खत्म कर दूंगा। छवि की रही सही खुशी भी गायब हो गई। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आकर बहुत रोई। संग्राम का ये कौन सा चेहरा है जो उसने आज देखा है, या यही इसका असली चेहरा है? ये अपने बच्चे के बारे में ये सब कैसे बोल सकता है? मैं इसके अलावा किसी के साथ नहीं सोई, तो ये इसे मारने की सोच भी कैसे सकते हैं? इतने में संग्राम उसके पास कमरे में आया तो वो चादर ओढ़े सो रही थी। संग्राम उसके करीब आया, उसके माथे पर हाथ रखा, बुखार देखा, फिर उसने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। छवि का शरीर कांप गया तो उसने प्यार से उसके माथे को थपथपाकर उसे सुलाने की कोशिश की, जैसे किसी बच्चे को सुलाते हैं। छवि को सच में नींद आ गई। अगले दिन छवि उठी तो वो संग्राम की बाहों में थी। वो धीरे से उठने लगी तो संग्राम भी उठ गया। वो बोला, उठ गई मेरे मुन्ने की मम्मी? छवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने उसे किस करते हुए कहा, आज तुम कहीं नहीं जाओगी, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, रेस्ट करो। तुम्हें नाश्ता मैं यहीं लाकर देता हूँ। यह कर वो उठकर चला गया और वहाँ किचन में गया। शंभू अभी जगह नहीं था। उसने खुद ही फ्रिज में देखा कि ग्लास में दूध पड़ा था। उसने वो गर्म किया और ऊपर ले जाकर छवि को दिया। जब संग्राम नीचे गया था तो छवि ने काफी सोचा, फिर उसने तय किया कि वो संग्राम पर शक नहीं करेगी। संग्राम ऐसा नहीं करेगा। उसने दूध पकड़ा और पी लिया। फिर संग्राम ने उसे दोबारा लिटाकर बोला, तुम रेस्ट करो, खाना बन जाएगा तो मैं खुद तुम्हें जगा दूंगा, बाहर मत आना, मैं खाना यहीं ला दूंगा। सुनो, तुम्हें हमारे बेबी का ध्यान रखना होगा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना, जो शंभू देगा सिर्फ वही खाना, समझी? छवि सिर हिलाती रही, पर वो मन में सोच रही थी कि ये आदमी कितना दोगला है। बुआ से कह रहा था कि ये इस बच्चे को मार देगा और मुझे कह रहा है कि मैं ध्यान रखूं। उसे संग्राम के हाथ लगाने से भी चिढ़ हो रही थी। एक तरह से उसे अब संग्राम से नफरत होने लगी थी। ये आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? अगर मुझे कोई और आकर बताता कि ये कह रहा था तो इसका बर्ताव देखकर मैं बताने वाले को डांटती और कहती कि तुम इस देवता समान आदमी के बारे में क्या बात कर रहे हो। लेकिन अब तो मैंने खुद अपने कानों से संग्राम और बुआ की बातें सुनी है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं संग्राम से प्यार अब भी जिंदा था। उसे हल्की सी उम्मीद थी कि ये ऐसा नहीं करेगा। दूध पीने के बाद उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। टेंशन में वो सो भी नहीं पा रही थी। संग्राम तैयार होकर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी खुद ही लाया। उसने उसे खिलाया। तब तक चंबा भी आ गई थी। संग्राम ने उसे छवि का ध्यान रखने को कहा और वो खुद काम पर चला गया। चंबा ने संग्राम के जाते ही खुश होकर छवि को बधाई दी। छवि खुश थी कि दूध पीने के बाद भी उसका बेबी ठीक था। वो अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग करती रही। इसी तरह हफ्ता गुजर गया। संग्राम उसे खुद कॉलेज छोड़कर जाता और लेने भी आता। उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता। अब छवि को भी लगने लगा कि उसने गलत सुना होगा। अब वो भी खुश रहती थी। रोज की तरह एक सुबह संग्राम ने उसे दूध लाकर दिया। वो पीकर सो गई। संग्राम अपने कमरे में तैयार होने चला गया। कुछ देर बाद छवि के पेट में दर्द होने लगा और वो दर्द से तड़पने लगी। कुछ ही देर में उसकी चादर खून से भर गई। छवि अपने दिल और शरीर के दर्द से तड़प उठी और वो चिल्ला भी न सकी। उसे संग्राम पर गुस्सा आ रहा था। जब संग्राम तैयार होकर वहाँ आया तो उसे बेहोश देखकर वो परेशान हो गया। उसने उसी वक्त उसे कंबल में लपेटा और उसी वक्त हॉस्पिटल ले गया। नीचे लिविंग रूम में बुआ उन्हें जाते हुए देख रही थी तो उनके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल नाच गई। उन्होंने अपनी मुट्ठी को खोलकर देखा, फिर उसमें रखे पाउडर को ले जाकर टॉयलेट में फ्लश कर दिया। हॉस्पिटल। संग्राम बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसने तो इसे बचाने की इतनी कोशिश की थी, फिर भी ये क्या हो गया? फिर उसे ध्यान आया कि हो सकता है कि किसी ने फ्रिज में पड़े दूध में ही कुछ मिला दिया हो। क्यों? आखिर कब तक ये सब होगा? बुआ आपने अच्छा नहीं किया। एक बार मेरे हाथ आपका वो राज लग जाए फिर मैं आपसे एक एक बात का बदला लूंगा। उसने मन में सोचा। छवि को होश आ गया था। संग्राम उसके पास आया। उसने छवि को गले लगाया लेकिन वो बिल्कुल चुप हो गई थी। उसने संग्राम को कुछ नहीं कहा। संग्राम ने उसकी तरफ देखा और बोला, रो मत छवि, जो भगवान को मंजूर है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। छवि फिर भी कुछ नहीं बोली। उसे अब संग्राम का डरावना चेहरा देखकर डर लगने लगा था, मानो उसका दिल भी ऐसे ही काला और भद्दा हो। उसे अब संग्राम के छूने से भी घिन आ रही थी।
संग्राम ने सोचा कि ये बच्चे के खोने से दुखी है, इसलिए ऐसा कर रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रही। संग्राम उसी के पास रहता था। छवि कुछ नहीं बोलती थी, मानो गूंगी हो गई हो। संग्राम जितना उसे खुश करने की कोशिश करता, वो उसे उतनी ही नफरत करती। तीसरे दिन वो घर आ गए। बुआ और भाभी उससे मिलकर बहुत रोई, लेकिन छवि बिल्कुल नहीं रोई। उसने तय कर लिया था कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। कुछ दिन और गुजरे। संग्राम उसका पूरा ध्यान रखता था, लेकिन अब छवि को संग्राम का प्यार जहर की तरह लगता था। वो रात को भी रोज उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता। छवि को बहुत बुरा लगता था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद सब कुछ फिर पहले की तरह हो गया। उस दिन संग्राम उसे कॉलेज छोड़कर गया। वो दूर तक उसे जाते हुए देखती रही। वो कॉलेज में आई तो उसकी हालत देखकर मीना और सहस भी हैरान हो गए। सर आ गए तो मीना अपनी सीट पर चली गई। सहस ने पूछा, ये क्या हाल बना लिया है, क्या हुआ है? सहस, क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज सकते हो, जहाँ संग्राम मुझे ढूंढ ना पाए? मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ। छवि ने कहा, कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। सहस के हाल चाल पूछने पर छवि बोली, सहस, क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज सकते हो, जहाँ संग्राम मुझे ढूंढ ना पाए? मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ। सहस उसकी बात नहीं सुन पाया। उसने पूछा, कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ खास नहीं। उसने कुछ सोचकर मना कर दिया। फिर लंच टाइम में उसने सहस और मीना को कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रही हूँ। मैं छोड़कर आऊँ? सहस ने पूछा। नहीं, मैंने संग्राम से बात की थी, वो कह रहे थे टैक्सी करके आ जाना। तुम जाना चाहते हो तो बाहर तक छोड़ आओ, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी। कहकर वो बाहर को चल दी। वो दोनों उसे बाहर गेट तक छोड़ने आए। सहस ने टैक्सी बुला दी और वो बैठकर चल दी। थोड़े आगे जाने पर उसने टैक्सी वाले को रेलवे स्टेशन चलने को कहा। टैक्सी वाला चल दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक कार और थी जो कॉलेज से उसका पीछा कर रही थी। वो रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरी, वो कार वाला आगे आया और बोला, यही फोटो वाली लड़की है, पकड़ लो इसे। छवि कुछ कहती उससे पहले ही उन लोगों ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अंधेरे काले कमरे में थी। उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि उसे किसने पकड़ा है और क्यों पकड़ा है। तभी उसे बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा मानो मार धाड़ हो रही हो। तभी जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही कमरे में रोशनी भर आई। उसने आंखों पर हाथ रख लिया, फिर हाथ हटाया तो देखा सामने संग्राम खड़ा था। वो वहीं बैठी उसे देखती रही। संग्राम ने आकर उसे उठाया और गले से लगा लिया। छवि अब भी संग्राम से दूर ही रहना चाहती थी। उसे कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। संग्राम उसे घर ले आया। आज दोपहर उसे फोन आया कि छवि लंच टाइम में ही वापस जा रही है, तो उसने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि इतने दिन छुट्टी के बाद दिल नहीं लग रहा होगा तो रहने दो। वो अपने काम में लग गया। फिर 1 घंटे बाद इसे पता चला कि छवि घर नहीं आई, तो उसने सीसीटीवी को चेक करके रेलवे स्टेशन पहुंचा और इसी तरह वो इस कमरे तक पहुंच गए। उसने पूछा, तुम रेलवे स्टेशन क्यों गई थी? मैं भागना चाहती थी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुटा है यहाँ। छवि बोली, छवि, ऐसा नहीं कहते। देखो तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? मुझे नहीं पता, बस अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आपने अपने बच्चे को मार दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। लेकिन नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने बिना किसी बात के मेरे बच्चे को किसी और का कह दिया। आपने न सिर्फ मुझे गाली दी, उल्टा उसे भी गाली दी। उसे इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। मुझे क्यों बचाया? मर जाने देते, मुझे नहीं जीना। मुझे एक बात पता चल गई है कि आप जितने बदसूरत हैं, आपका दिल उससे भी ज्यादा बदसूरत है। छवि ने इतने दिन की सारी भड़ास निकाल दी। संग्राम हैरान रह गया कि इसके मन में मेरे लिए इतनी नफरत है। वो कुछ बोलता इससे पहले ही शंभू का मैसेज आया। वो आपके कमरे के बाहर खड़ी है। मैसेज देखते ही उसके सुर बदल गए। वो बोला, हाँ, मैंने उसे मारा है। शेर उन बच्चों को मार देता है जो उसके नहीं होते। फिर भी एक इंसान हूँ। मैं क्यों किसी और के बच्चे को रखता? मेरा दिमाग खराब नहीं है। जिस टोन में आज बात की है ना, दोबारा ना कर लेना। मुझे यानी संग्राम को बगावत करने वाले पसंद नहीं है। तुमसे 2 शब्द हंस के क्या बोल दिए, तुम तो सिर पर चढ़ गई। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद। टेक कर यहीं बैठो। कहकर वो दन दनाता हुआ वहां से चला गया। उसके बाहर आने से पहले ही बुआ भाग गई। छवि घुटनों में सर दिए रो रही थी। सोच रही थी, संग्राम शुरू से ही ऐसा था। मैं ही पागल थी जो समझी कि ये मुझे प्यार करने लगा है। भगवान ने मेरी किस्मत में सारे पतझड़ लिख दिए। बाहरी लिखना तो वो भूल ही गया। संग्राम अपने कमरे में आया और आते ही उसने दीवार पर मुक्का मारा। फिर वो शीशे के सामने खड़े होकर शीशा देखने लगा। उसे छवि की बात याद आई कि तुम खुद जितने बदसूरत हो, तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा बदसूरत है। उसे अपनी कई बातें याद आई तो उसे खुद से नफरत हो रही थी। छवि ने उससे नफरत करके ठीक ही किया है। फिर वो बुआ के बारे में सोचने लगा। ये किडनैप किसने करवाया था? फोटो तो किसी घर वाले ने ही दी थी। आखिर ये चीजें इतनी उलझती क्यों जा रही थी? पता नहीं, ये सब कब पकड़ में आएंगे। उसने सोचा कि मुझे छवि को छोड़ देना चाहिए। उसे क्यों अपने साथ घसीटूं? मैं उसे आजाद कर दूंगा, फिर वो कहीं भी जाए। उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसने बचपन से दुख देखे हैं, अब तो खुशी देख ले। ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा। कल की सुबह उसके लिए नया जीवन लेकर आएगी। उसे पता चल गया था कि बुआ ने सारे दूध में ही दवा मिला दी थी। जब वो छवि को हॉस्पिटल ले गया था तो उन्होंने बाकी का दूध चोरी से फेंक दिया था, जो शंभू ने देखा था। और अब ये किडनैपिंग इसके चाचा ने करवाई थी। वो तो उसने स्कूल में छवि पर नजर रखने के लिए एक आदमी को रखा था, तो उसे पता चला और वो उसे बचाने पहुंच गया। उसे डर था कि ये यहाँ रही तो कोई ना कोई मुसीबत इस पर आती ही रहेगी। तो उसने खुद को समझाया कि वो इसे जाने देगा। अगली सुबह वो छवि के कमरे में गया। छवि कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। वो उसे देखकर वहीं रुक गई। संग्राम आकर बेड पर बैठ गया। फिर हौसला करके बोला, छवि, मैंने तुम्हारी रात की बातों पर विचार किया और बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता और ना ही तुम्हारी ये नफरत सह सकता हूँ। मैं अपने प्यार के खातिर तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम कल कहीं जाना चाहती थी, जाओ, जहाँ जाना चाहती हो जाओ। मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊँगा। ये लो, इसमें बहुत पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखना। इसका पासवर्ड ये रहा, याद रखना। सूटकेस में कपड़े डालो। मैं सबसे कह दूंगा कि तुम अपने घर जा रही हो। अगर मुझे बताना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ाऊंगा। फिर जहाँ जाना हो चली जाना, पर ध्यान से। कल की तरह कोई मुसीबत, ये फ़ोन में सबसे पहले मेरा नंबर है। जब भी कोई ज़रूरत पड़े तुम फ़ोन कर देना। कहकर उसने उसे कार्ड और उसका फ़ोन उसे दे दिया। आप मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिएगा, मेरी फ्रेंड थी, उसकी शादी मना ली हुई है, मैं उसी के पास जाऊंगी। छवि बोली,
ठीक है, मैं खुद तुम्हें मनाली छोड़कर आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत हाथों में पड़ो। तुम अपनी फ्रेंड के घर चली जाओगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, तुम्हारी कसम। तुम मना मत करना, पहले नाश्ता कर लो। कहकर वो उसे नीचे ले आया। छवि के मन में अभी भी शक था कि कहीं संग्राम नाटक तो नहीं कर रहा, वो उसे कहीं और ले जाकर बंद ना कर दे, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने नाश्ता किया। संग्राम ने शंभू से कहकर उसके लिए कुछ फ्रूट और खाना रखवाया। फिर वो उसे लेकर रेलवे स्टेशन आ गया। उसने हमेशा की तरह मास्क और काला चश्मा लगाया हुआ था। वो कभी इतनी भीड़ वाली जगह पर नहीं गया था। उसने फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया था, सो अंदर वो आकर बैठ गया। तब उसे सांस आई। छवि को अभी भी यकीन नहीं था। फिर ट्रेन चल पड़ी। संग्राम अपनी सीट पर सो गया। दोनों में ज्यादा बात नहीं हुई। अगले दिन वो सुबह मनाली पहुंच गए। उसने पता टैक्सी वाले को बताया और वो लोग उसकी फ्रेंड के घर आ गए। आप वापस कैसे जाएंगे? मैंने फ्लाइट बुक करा ली है। उसने जवाब दिया। उसे अच्छा लगा कि कम से कम इसे मेरी इतनी तो चिंता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, छवि बोली। संग्राम से कुछ और बोलते ही नहीं बना। उसका दिल रो रहा था। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें कर सकता हूँ? छवि ने जवाब में सर हिला दिया। संग्राम ने उसे गले लगा लिया। फिर कुछ देर बाद छोड़कर बोला, अगर कोई भी जरूरत हो हिचकिचाना नहीं, फोन कर देना। जब भी वापस आना चाहो आ जाना। जब इस दुनिया से दिल भर जाए तब भी मैं हूँ, तो बस आ जाना। फिर वो घर के अंदर चली गई और संग्राम वापस आ गया। उसकी दोपहर की फ्लाइट थी। वो कार में बैठकर भी उन रास्तों को देखता रहा। उसने समय पर फ्लाइट ले ली। छवि ने तब लिखे हुए पते को देखा और बैग में रख लिया। इस जगह पर एक स्कूल में ड्राइंग टीचर की जरूरत थी। ये उस कारण यहाँ आई थी। इसे ये भी नहीं पता कि उसे वहाँ काम मिलेगा या नहीं। उसने संग्राम से झूठ बोला था ताकि वो उसे छोड़ जाए। संग्राम के जाते ही वो उस गली से निकली और टैक्सी करके कसौल शहर की तरफ चल दी। वो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। टैक्सी वाला उसे लेकर चल दिया। वो बहुत ही ज्यादा बोलता था। मैडम, आप कसौल में किसके पास जा रही हैं? मतलब किसके घर जाना है आपको? मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं उन्हें भी जानता हूँ। टैक्सी ड्राइवर बोला, मुझे एक स्कूल में जाना है। ये कोई SM मॉडल स्कूल है। छवि ने स्कूल का नाम पढ़कर बताया। अरे वाह दीदी जी, आप तो हमारे ही घर जा रहे हो। हमें ये टैक्सी मैडम जी ने ही लेकर दी है। यूँ कहिए कि हमारे शहर की शान और जान है मैडम जी। मेरा मतलब है जिसका ये स्कूल है वो मैडम। ड्राइवर बोला, वो मुझे रख लेंगी क्या? छवि ने पूछा। अरे दीदी जी, हम कहेंगे तो जरूर रखेंगी। हमें बहुत मानती हैं। वैसे भी वो दिल की बहुत अच्छी हैं, सबकी हेल्प करती हैं। दीदी जी, रास्ते में कुछ खाना हुआ तो बता देना। अब तो आप अपने ही घर की हो गई हैं। ड्राइवर बोले जा रहा था। छवि को इसके इतने अपनेपन से डर लग रहा था। उसने सोच लिया था कि ये इससे लेकर कुछ नहीं खाएगी। इसने तो इसी डर से सोम दादा से भी कुछ लेकर नहीं खाया था जब वो पहली बार उसे राजस्थान से लेकर आ रहे थे, जबकि वो इतने बुजुर्ग थे। ये तो फिर भी जवान है। नहीं, मैंने नाश्ता किया हुआ है और फल फ्रूट है मेरे पास, मेरे पति लेकर दे गए थे। उसने उसे बताया कि वो शादीशुदा है और उसकी अपने पति से बंदी भी है। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। ड्राइवर को पता लग गया था कि छवि घबरा रही है, तो वो भी चुप हो गया। फिर छवि आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद कार के रुकने से उसकी आंख खुली। दीदी जी, हम पहुंच गए। ये सामने अपना स्कूल है और वो उस तरफ मैडम जी का घर है। आ जाओ, ड्राइवर बोला। छवि ने बाहर देखा तो सामने स्कूल था। वो कार से उतरी, तब तक कई बच्चे भागकर ड्राइवर के पास आ गए। आपके लिए नई टीचर दीदी लाया हूँ, ड्राइवर उनसे बोला। फिर उसका सामान उठाकर अंदर चल दिया। छवि उसके पीछे पीछे चल दी। बच्चे घर में से किसी को बाहर ले आए। ये एक 40-45 साल की लेडी थी। उसने हल्के हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। देखने से ही अच्छे घराने की लग रही थी। अरे राजू, ये कौन है? उन्होंने छवि को बहुत ही प्यार से अंदर बिठाया। फिर ड्राइवर से बोली, मैडम जी, ये मनाली से आई हैं, टीचर है, स्कूल में लगने आई हैं। ओह सॉरी, मुझे लगा कि तुम राजू के साथ आई हो तो शायद इसकी जानकार होगी। वो छवि से बोली, नहीं मैडम जी, ये बाय चांस हुआ कि मैंने इनकी टैक्सी ली। रास्ते में बातों बातों में इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि आपके स्कूल आना है, तो ये मुझे ले आए। छवि ने बताया। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने पूछा। मैडम, मेरा नाम छवि है। मैं आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद से फाइन आर्ट्स में फर्स्ट ईयर कंप्लीट की हूँ। दूसरा अभी शुरू ही हुआ था, किसी कारण से छोड़ना पड़ा। उसका नाम सुनकर ही मैडम ने ओके में सर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। आओ मेरे साथ, ये मेरा घर है, ये लिविंग रूम है, ये लेफ्ट में किचन है और ये डाइनिंग हॉल। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पर आए। ये राइट में गेस्ट बेडरूम है, इसमें तुम रह लो। मेरा बेटा है, वो बाहर पढ़ता है। ये सामने उसका कमरा है और ये साथ वाला मेरा कमरा है। उन्होंने सारा घर दिखाते हुए कहा। सब दिखाने के बाद वो वापस उसे लिविंग रूम में ले आई और चाय रखने आई। नौकरानी से बोली, मौली, ये अपने स्कूल की नई मैडम है, इनका सामान गेस्ट रूम में रख दो और आज से खाना भी बना लिया करना इनका। फिर छवि को देखकर बोली, छवि, ये मौली है, खाना बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा एक और कामवाली इमली आती है, वो साफ सफाई करती है। कपड़े हम मशीन में खुद ही धो लेते हैं। ठीक है जी। वो मुझे कुल कितने पैसे देने होंगे? मेरा मतलब किराए और खाने का मिलाकर कितना हुआ? छवि ने झिझकते हुए पूछा। तुम क्या बात कर रही हो? तुम हमारे अकेलेपन में हमारा साथ दोगी तो उल्टा हमें तुम्हें ही पैसे देने चाहिए। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही तुम हो। मैडम बोली, लेकिन ऐसे चलो फिर मैं घर के काम में हेल्प कर दिया करूंगी। छवि बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम आराम कर लो, आज स्कूल में छुट्टी है, शाम को स्कूल का चक्कर लगाएंगे। कहकर वो उसे उसके कमरे में छोड़ गई। छवि ने देखा कि कमरा काफी बड़ा है। इसमें संग्राम के घर के बेडरूम की तरह बेड, कबर्ड, एक ड्रेसिंग रूम और टॉयलेट था। वो हैरान थी कि ये डिजाइन एक जैसे क्यों है। फिर उसने सोचा कि ये इत्तेफाक हो सकता है। वो नहाकर लेट गई। लेटते ही उसे संग्राम की याद आई। वो वापस पहुंच गया होगा या रास्ते में होगा। उसने फोन निकालकर संग्राम को फोन किया। फोन बंद आ रहा था। उसे लगा कि वो फ्लाइट में होगा, इसलिए बंद किया होगा। फिर वो उसका कल से आज तक उसके साथ बिताया समय याद करने लगी कि वो कैसे उसकी सीट पर लेटा उसकी तरफ देखे जा रहा था। आज उसका चेहरा इतना डरावना भी नहीं लग रहा था। उसे संग्राम का गले लगाना याद आ रहा था। आज उसका दिल उसकी बाहों में समाने को तरस गया। तभी उसे याद आया कि कैसे उसने इसे दूध में कुछ मिलाकर पिला दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वो बच्चा इसका नहीं है। पर इसमें उस बच्चे का क्या दोष था? वो सोचते सोचते सो गई। शाम को मैडम उसे स्कूल की तरफ ले गई। स्कूल काफी बड़ा था, मॉडर्न ढंग का बना हुआ था। ये 10वीं तक है। बनाने को सीनियर सेकेंडरी बना लेती, पर संभालना मुश्किल है। अब हमारे पास 400 बच्चे और 20 के करीब टीचर है। स्कूल की फीस कम है और पढ़ाई अच्छी है, जिस कारण रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। इसलिए सभी अपने बच्चों को हमारे पास पढ़ाना चाहते हैं। मैडम ने उसे बताया। जी, ये तो बहुत अच्छा है। मैडम, मैं क्या पढ़ाऊंगी?
तुम बच्चों को ड्राइंग करवाना अपने स्कूल में एक और टैलेंट हो जाएगा। तुम इंटरेस्टेड बच्चों को अलग से भी पढ़ा सकती हो। हाँ जी, ये ठीक है, ऐसे मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। आपका बेटा क्या पढ़ाता है? सच बताऊँ, मुझे नहीं पता, उसने बताया नहीं। असल में वो नाराज़ होकर भाग गया था। अभी कुछ दिन पहले ही फ़ोन करने लगा है। जब सब ठीक हो जाएगा तो बताऊंगी। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात है। सच में आई एम सॉरी। उसे बहुत बुरा लगा कि उसने क्यों पूछा, लेकिन मैडम बहुत अच्छी थी, उन्हें बुरा नहीं लगा। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए ये टेंशन अभी से तुम्हें नहीं देती। कुछ दिन साथ गुजारोगी तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। मैडम बोली। दोनों ने रात का खाना साथ ही खाया। छवि कोई ज्यादा चूजी नहीं थी, बचपन से चाची के साथ रही थी तो उसे खाने को कम ही मिलता था, तो अब जो भी मिलता वो खा लेती। उसका सोचना था कि भगवान ने आज दिया है तो उसका शुक्रिया करो, पर किसी की आदत ना पड़ने देना। अगर वो कल ना हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसे अपनी बात याद आते ही फिर से संग्राम की याद आ गई। जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कैसे उसके खाने का ध्यान रखता था, कैसे हर चीज में उसका ध्यान रखता था। क्या पता मेरा सोचना गलत हो, वो काम किसी और का हो और संग्राम को पता भी ना हो। अगली सुबह मैडम ने उसे ब्रेकफास्ट के वक्त बताया, छवि मुझे असिस्टेंट की भी जरूरत थी जो मेरे काम में मेरी हेल्प करे। पहले एक लड़की थी, अब उसकी शादी हो गई है। रात को मैंने सोचा कि अगर तुम ड्राइंग टीचर के साथ साथ मेरी असिस्टेंट का काम भी कर सको तो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्या तुम करोगी? मैं तुम्हें इसकी एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। मैं कर लूंगी, एक्स्ट्रा पे की जरूरत नहीं है, मैं एक सैलरी में दोनों काम कर लूंगी। छवि बोली। मैडम ने मुस्कुराते हुए हल्के से उसके हाथ को दबाया। उन्होंने फोन का कैमरा ऑन करके छवि से कहा, छवि इस तरफ देखना, तुम्हारी एक फोटो चाहिए। कहकर उन्होंने उसकी फोटो खींच ली। फिर मैडम उससे अपने ऑफिस ले गई। छवि ने रूम के बाहर उनका नाम पढ़ा, प्रिंसिपल शारदा देवी। फिर वो स्कूल में प्रेयर होने तक उनके पास ऑफिस में ही बैठी रही और फिर प्रेयर में उनके साथ स्टेज पर गई। उन्होंने अपनी रोज की स्पीच के दौरान बच्चों और टीचर्स को छवि से मिलवाया और बताया, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये छवि है, मेरी नई असिस्टेंट है, ये आपको ड्राइंग भी पढ़ाएंगी। सबने तालियां बजाई। फिर प्रेयर के बाद उन्होंने छवि को सारे स्टाफ से मिलवाया। छवि, ये इंदु है, स्कूल की कोऑर्डिनेटर है जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं और मुझ तक पहुंचाती हैं। ये ऋतु और ये रमा, दोनों इंग्लिश टीचर हैं। ये मीनल और ये राजीव, दोनों मैथ्स और साइंस के टीचर हैं। ये दिनेश, सोशल साइंस। इनके अलावा बाकी के अपनी क्लासेस में है। इंदु, बाकी के टीचर से तुम मिलवा देना और इनका शेड्यूल सेट कर देना। हर क्लास में एक पीरियड होना चाहिए, हर क्लास का वीक में एक दिन ही क्लास हो। फिर वो अपने कमरे में जाने लगी तो फिर मुड़कर बोली, छवि फ्री होकर मेरे पास आ जाना। ओके कहकर छवि इंदु के साथ चली गई। मैडम अपने कमरे में आकर बैठ गई। फिर उन्होंने छवि की फोटो किसी को सेंड की। तभी उनका फोन बजने लगा। उन्होंने नंबर देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, क्या हुआ? यही है? हाँ यही है, आप इसका ध्यान रखना, देखना इसे पता ना चले, बहुत ही जिद्दी है, आपको भी छोड़ जाएगी, खुश रखिएगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे बेवकूफ समझाए क्या? चल लगता है वो आ रही है। कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। रमा आई थी। वो बोली, मैडम ये इंग्लिश ऐसे कॉम्पिटिशन के लिए बच्चों के नाम है, ये आप अपने पास रखो, ऋतु के साथ मिलकर बच्चों को तैयार कराओ। बच्चों को बता देना जो सिलेक्ट होंगे वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेंगे। रमा लिस्ट लेकर चली गई। अहमदाबाद। संग्राम वापस घर आया। उसका दिल यहाँ आने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो छवि के कमरे में बैठा सोच रहा था, इन सबको वो कैसे सजा दे सकता है? इन लोगों ने ही सब किया है, इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया और मैं सब जानकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसे सबसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आया। उसने बेड के ऊपर लगी पेंटिंग की तरफ देखा और उसमें अपनी और छवि के चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आई। फिर उसने स्टडी में पड़ी 2 और पेंटिंग्स उठाई और उसी दीवार पर लगा दी। इनमें एक पेंटिंग वो थी जिसे इसने रंग बिखेर के खराब कर दिया था, पर इसके बावजूद ये पेंटिंग मशहूर हो गई। संग्राम को याद आया कि उसने सहस की पेंटिंग कैसे सहस को दे दी थी। सहस ने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर पैसे भी देने चाहे, पर इसने छवि के कहने पर उसे फ्री में ही दे दी थी। संग्राम सोच रहा था, मैंने उसके लिए इतना सब किया पर उसे मेरा प्यार नहीं दिखा। मैं किसी लड़के को उसके पास फटकने भी ना देता, फिर भी मैंने उसे सहस के साथ रहने दिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। मैंने कभी खुद के लिए पानी उठाकर नहीं पिया था और उसके लिए सुबह उठकर दूध गर्म करता था, पर उसे इन सब में मेरा प्यार नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? आखिर छोड़ ही गई। सुबह उसने शंभू को अपने साथ लिया और कंपनी आ गया। उसने शंभू से कहा, आज से हमारी लड़ाई शुरू होगी। कहकर संग्राम ने उसे एक कागज दिया और बोला, ये लिस्ट रख लो, सीरियल वाइज सबके नंबर लगेंगे। इन्हें पैसे चाहिए ना, देखना कैसे मैं इनके सपने पूरे करता हूँ। इन्हें आसमान पर ले जाकर छोड़ दूंगा तो ये नीचे को गिरेंगे और तब मैं जमीन भी खींच लूंगा। जितना इन्होंने मुझे तंग किया है ना, उतना ही इन्हें भी तंग करूंगा। उसने अपने बड़े भैया के अकाउंट की जांच की। उसे पता चला कि कोई विदेशी कंपनी से उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे गए थे और वो पैसे इसी कंपनी के थे। उसने शंभू को इशारा किया तो शंभू ने कहा, डोंट वरी सर, मैं उस कंपनी का जल्द ही पता लगाता हूँ। आपके मिशन में मैं आपकी हर हेल्प करूंगा। असल में शंभू संग्राम का दोस्त था। इसका असली नाम सिद्धार्थ था और इसे सब सिड कहते थे, जो शेरलॉक होम्स का फैन था और उसी की तरह परफेक्ट था। उसे जब संग्राम ने अपनी कहानी बताई तो वो इसकी हेल्प करने के लिए झट से तैयार हो गया और इसका नौकर बनकर आ गया। ये कंपनी मिलते ही तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? संग्राम ने पूछा। कहकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इजहार। संग्राम ने अपने बड़े भैया के अकाउंट्स की जांच की तो उसे पता चला कि कोई विदेशी कंपनी से उसके अकाउंट्स में बहुत सारे पैसे गए थे और वो पैसे इसी कंपनी के थे। उसने शंभू को इशारा किया तो शंभू ने कहा, डोंट वरी सर, मैं उस कंपनी का जल्द ही पता लगाता हूँ। आपके मिशन में मैं आपकी हर हेल्प करूंगा। असल में शंभू संग्राम का दोस्त था। इसका असली नाम सिद्धार्थ था और इसे सब सिड कहते थे, जो शेरलॉक होम्स का बहुत बड़ा फैन था और उसी की तरह परफेक्ट भी था। उसे जब संग्राम ने अपनी कहानी बताई तो वो इसकी हेल्प करने के लिए झट से तैयार हो गया और इसका नौकर बनकर आ गया। ये कंपनी मिलते ही तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? संग्राम ने पूछा। कहकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। शंभू ने अपना काम शुरू कर दिया। वो रूप बदलने में माहिर था। वो उस विदेशी कंपनी में गया। वहाँ उसने जो देखा वो हैरान रह गया। उसे वहाँ राम शरण मिला जो कंपनी का सीईओ था। वो वहाँ पर एक डिजाइनर के रूप में गया। वो सीईओ से मिला। हेलो, मैं अशोक कुमार हूँ, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मुझे पता लगा कि आप लोग ये कंपनी बेच रहे हैं। मैं ये जगह खरीदकर अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। जाने को तो मैं कहीं भी चला जाता, पर मुझे उस संग्राम मेहता से बदला लेना है। उसने मेरे पापा का काम खराब किया, अब मैं उसका करना चाहता हूँ। मुझे ये कंपनी दुगने दाम में भी लेनी है। मैं ये कंपनी दुगने दाम में भी लेने को तैयार हूँ। उसने अपना जाल फैलाया। रामशरण उसकी बातों में आ गया। वो बोला, ऐसा है, हम बेचना तो चाहते हैं पर कंपनी की मालकिन अभी यहाँ नहीं है। यहाँ होती तो बात हो जाती। वो देश से बाहर है क्या?
नहीं है तो यही। अच्छा मैं फ़ोन करता हूँ, कहकर वो इसे कॉफ़ी देकर फ़ोन करने चला गया। शंभू के कोट के बटन में कैमरा था। संग्राम अपने कमरे में बैठा सब देख रहा था। उसे रामशरण को देखते ही याद आ गया जब वो बहुत छोटा था कि इनके घर का नौकर था, पर ये यहाँ क्या कर रहा है। संग्राम कुछ कहता, इतने में वो अंदर आ गया। वो आते ही बोला, आपकी किस्मत अच्छी है, वो यहीं थी और अभी एक मीटिंग से फ्री हुई हैं, वो कुछ देर में आती होंगी। आइए इतने में आपको कंपनी का दौरा करा दूं। वो चल पड़ा। शंभू मतलब सिड उसके पीछे चल पड़ा। इसमें गिनकर कुल 10 कमरे थे, सबके सब डिब्बों से भरे पड़े थे। इन डिब्बों में क्या है? कपड़े हैं। कपड़े? जी यही तो हमारा काम है, हम कपड़े सप्लाई करते हैं। ओह, तब तो ये मेरे लिए और भी अच्छा है। मैं कंपनी के साथ साथ ये कपड़े भी ले लूँगा। सिड हंसते हुए बोला, हाँ इसीलिए दिखा रहा हूँ। रामशरण भी हंसते हुए बोला। वो लोग घूम कर वापस आए तो ऑफिस चेयर पर एक लेडी बिजनेस सूट में बैठी थी। जब वो अंदर आए तो उस लेडी ने खड़े होकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, हेलो मिस्टर, मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ, स्मिता दीवान। सिड और संग्राम दोनों की चीख निकलते निकलते रुकी। ये क्या, ये तो बुआ है। वो लेडी जो सारा दिन सफेद कॉटन की साड़ी पहने गांव की गवार बुढ़िया सी बनी फिरती है, वो आज मॉडर्न बिजनेस वुमेन कैसे बन गई। ओह हेलो, अच्छा तो आप हैं मिस दीवान। आइए बैठिए। हाँ जी, अब बताइए क्या काम है। जी मैंने सुना था आप ये कंपनी बेच रही हैं, मुझे ये कंपनी खरीदनी है, इसलिए बात करने आया था। मिस्टर रामशरण कहते हैं कि आप आकर बात करेंगी, तो आपका वेट कर रहे थे। सिड ने स्टाइल से कहा, ऐसा है कि हमें भी पैसे की ज़रूरत है, बेचनी तो है ही, आप अच्छी कीमत दें तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप कितनी मांग रहे हो? जी 60 लाख। वो बोली, 60 तो बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है, मैं आपको 60 लाख ही दूंगा। मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। अच्छा क्या मैं कपड़े अभी उठवा सकता हूँ? शाम को मैं पैसे लेकर आ ही रहा हूँ, आपको मुझ पर शक तो नहीं है? ये देखिए मेरे अकाउंट की कॉपी, इतने पैसे हैं। उसने जानबूझकर अपने 15 करोड़ का अमाउंट दिखाया। उनके मुंह खुले रह गए। वो उसकी बात मान गए। उसने किसी से कहकर कपड़े उसकी कार में रखने को कहा। वो बड़ी कार लाया था, करीब करीब सारे कपड़े कार में आ गए। वो लेकर रफू चक्कर हो गया। उसने ये सामान एक गोदाम में पहुंचा दिए। फिर वो दोबारा शंभू बनकर घर आ गया। वो लोग वहाँ उसकी वेट कर रहे थे। ये लाखों का कपड़ा ले उड़ा था। उन्होंने फोन ट्राई किया, फोन भी बंद आ रहा था। वो कंपनी के चक्कर में कपड़े गंवा बैठे थे। संग्राम आया तो शंभू पानी लेकर उसके पास आया। उसने अंदर आते ही कहा, ये कपड़े तो वापस आ गए हैं, अब आगे क्या करना है? यार मैं तो हैरान हो गया, वो बुआ ही थी। बुआ, वो भी इस तरह की, मैंने सोचा ही नहीं था। ये जो रामशरण है ना, ये हमारे नौकर हुआ करते थे। इनका इन लोगों के साथ क्या लिंक है? ये तेरा दोस्त के दिन काम आएगा, तो फिक्र ना कर, तुझे ये भी पता करके दूंगा। बस बदले में मुझे वो नई स्पोर्ट्स कार चाहिए जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है। संग्राम बोला, ओके। फिर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से चला गया। संग्राम चाहता था कि ये जल्दी से इन लोगों को पकड़ सके ताकि वो छवि से मिल पाए। वो अब उससे और दूर नहीं रह सकता था। उसे वो दिन याद आया जब वो कमरे में सो रहा था और आग की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई थी। वो बहुत जल गया था, उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था। तब उसने सिड को फोन करके बुलाया था। ये सिड और डॉक्टर रवि इसकी कॉलेज के फ्रेंड्स थे। सिड और रवि ने मिलकर इसको ठीक कराया। जब इसने ठीक होकर अपना जला हुआ चेहरा देखा तो वो चीख पड़ा था। वो इतनी बदसूरती देखकर मायूस हो गया था। वो डिप्रेशन में चला गया था। तब रवि और सिड ने ही इसे डिप्रेशन से निकाला। रवि उसे अमेरिका से प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए ले आया। सिड भी साथ ही गया। सिड ने सलाह दी, संग्राम मेरी बात सुन, जिसने भी तेरे साथ ये किया है वो तेरे ही घर से कोई होगा। तुझे इन सब से बचकर रहना होगा। इनको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में नहीं बताना। हाँ तू ठीक कह रहा है, अब मुझे इन सब से बचकर रहना होगा। संग्राम बोला। फिर वो प्लास्टिक सर्जरी से फिर पहले जैसा हो गया था, पर सिड ने उसे मेकअप के जरिए जैसा उसका जलने के बाद चेहरा था वैसे ही प्लास्टिक फेस बना कर दिया और हाथों के लिए ग्लव्स दिए। और सबसे बड़ी बात, वो शंभू बनकर उसके साथ आ गया। फिर जब छवि आई तो पहले तो वो उसे भी इन लोगों का साथी समझता रहा, फिर धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो गया। उसने उसकी खुशी के लिए उसे खुद से दूर कर दिया। वो अपनी सोच में डूबा ही था कि शंभू का मैसेज आया। उसने देखा कि ये कोई ऑडियो था। उसने ऑन करके सुना, बुआ की आवाज आई। वो कह रही थी, भैया पता नहीं वो कौन था, इसमें राम का कोई कसूर नहीं है, उसने तो हमारे फायदे की ही सोची है। भैया इससे अच्छा तो हम उन्हीं दुकानदारों को थोड़ा थोड़ा करके कपड़ा दे देते, एक साथ के चक्कर में लाखों का नुकसान हो गया। फिर दूसरी तरफ से कोई कुछ बोला तो वो बोली, भैया आप ऐसे इन पर इल्जाम नहीं लगा सकते, मैंने भी तो आपकी इतनी मदद की थी। अगर आपने मेरे पृथ्वी को सबके सामने अपना बेटा बनाकर रखा है तो मैंने भी आपके हर काम में साथ दिया। आपके कहने पर संग्राम को क्या से क्या बनाया। फिर उसने फोन बंद कर दिया। संग्राम इस बार उनकी बात सुनकर हैरान हो गया। ये पृथ्वी भैया पापा के बेटे नहीं बल्कि बुआ के बेटे हैं। ये सब इस घर में क्या हो रहा है। तभी बुआ भैया को कंपनी में शामिल करने को कह रही थी और पापा ने सबसे ज्यादा हैरान किया था, क्या मैं उनका बेटा नहीं? और हर्ष वो कौन है? उसने शंभू से चाय लाने को कहा। शंभू चाय बनाकर ले आया। उसने दरवाजा बंद करके कहा, क्या बात, लगा झटका? हाँ यार जोर का झटका, जोर से लगा। अजीब अजीब बात पता लग रही है। अगर पृथ्वी भैया बुआ के बेटे हैं तो क्या ये रामशरण? संग्राम बोला, तो चिंता ना कर, मैंने उसके पीछे भी आदमी लगा दिए हैं, जल्दी ही सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो बुरा ना माने तो एक आदमी तेरे पापा के पीछे भी लगा दूं। सिड बोला, हाँ तू ऐसा कर, भैया भाभी के पीछे भी लगा दे। वो छवि की किडनैपिंग का पता चला, चाचा ने किडनैपिंग क्यों कराई? मेरे ख्याल से उनका एक ही मकसद हो सकता है, तो छवि को तुमसे दूर करना चाहते थे। अब जब तुमने खुद ही उसे दूर कर दिया है तो वो भी टेक कर बैठे रहेंगे। मनाली छवि स्कूल में काम सीख गई थी। वो मैडम को असिस्ट भी करती थी और क्लासेस भी लेती थी। बच्चों से उसकी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो बच्चों को उनकी क्लास के हिसाब से पेंटिंग सिखा रही थी। एक दिन शाम को वो मैडम के साथ घर के गार्डन में बैठी थी। तब मैडम बोली, छवि तुम्हें आए अभी 2 ही दिन हुए हैं और बच्चे तुम्हारी तारीफ करने लगे हैं। मैंने क्लासेस में जाकर पूछा था, चलो अच्छा है। मुझे यही चिंता थी कि कहीं बच्चों को पसंद ना आई तुम तो वो पेरेंट्स से शिकायत न कर दें। पहले 2 टीचर्स हमें ऐसे ही निकालने पड़े थे। बच्चों ने घर शिकायत कर दी और पेरेंट्स मुझसे कहने लगे, तब मुझे निकालने पड़े। जी ये तो है ही, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। वैसे भी मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। यह कर वो कुछ सोचने लगी। छवि मैंने तुम्हारी आंखों में एक दर्द देखा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गम साझा करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बाकी अगर तुम नहीं बताना चाहती तो रहने दो। ऐसी बात नहीं है आंटी जी, असल में मैंने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं। जब भी प्यार मिलता है तो वो ही याद आ जाते हैं, दर्द चेहरे तक आ जाता है। आप मेरी माँ जैसी हैं, आपको तो ज़रूर बताऊंगी।
मेरी माँ जल्दी ही मर गई थी। तब मेरे पापा ने मुझे चाचा चाची के साथ छोड़ दिया। चाची मुझसे घर का सारा काम कराती थी, डांटती और मारती भी थी। फिर उन्होंने मुझे शादी के नाम पर एक अमीर को बेच दिया। उसने मुझे पहले बहुत दुख दिए, फिर प्यार दिया। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसने मेरे बच्चे को मार डाला क्योंकि उसे शक था कि वो उसका बच्चा नहीं था। आप सोच भी नहीं सकती कि मुझ पर क्या बीती। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, जिससे मैंने इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उसने ये सब किया। मैं बहुत दुखी हुई। मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया, फिर उसने खुद ही मुझे छोड़ दिया। वो मुझे मनाली तक छोड़ने आए थे, लेकिन उस दिन ऐसा लगा कि ये ऐसा काम नहीं कर सकते। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। छवि की आप बीती सुनने के बाद मैडम कुछ सोचते हुए बोली, कई बार हम लोगों को समझने की गलती कर लेते हैं और कई दफ़ा हमारे सुनने में फ़र्क हो जाता है। ज़िंदगी इसी तरह निकल जाती है, हम बाद में पछताते रह जाते हैं। हाँ जी, कुछ बातें भूली नहीं जाती। मुझे मेरी चाची भी बहुत कुछ कहती थी, पर उनकी एक एक बात मेरे कानों में आज भी गूंजती है। मैं उनकी बात चाह कर भी नहीं भुला सकती। छवि बोली, देखो बेटी, सब कुछ आगे की ओर बढ़ता है। सूरज, नदियाँ, दरिया सब आगे बढ़ते हैं। यही कुदरत का नियम है। तुम्हें भी सब भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। मेरी अपनी ज़िंदगी इसी तरह की है। चलो अब खाना खाते हैं, मैं अपनी कहानी तुम्हें बाद में सुनाऊंगी। मैडम ने एक माँ की तरह समझाया। ठीक है आंटी जी। फिर वो खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में आ गए। वो संग्राम को याद करने लगी। उसका मन कह रहा था कि वो संग्राम से बात करे। उसने अपना फोन उठाया। वो बार बार फोन का नंबर मिलाती पर फिर डिलीट कर देती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फिर भी हिम्मत करके संग्राम का नंबर मिला दिया। फोन की बेल के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। संग्राम फोन उठाता उससे पहले ही छवि ने फोन बंद कर दिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे लग रहा था मानो उसका दिल निकलकर सीने से बाहर आ गिरेगा। उसने फोन सीने से लगा लिया। उसका फोन बजने लगा। घबराहट में फोन उछलकर नीचे गिर गया, पर फोन नीचे गिरकर बंद हो गया था। उसने फोन उठाकर साइड पर रख दिया और चादर ओढ़कर सो गई। अहमदाबाद। संग्राम नहाकर आया था कि उसने अपना फोन बजता हुआ सुना। वो आकर उससे उठाने लगा तो वो बंद हो गया। उसने देखा कोई अनजान नंबर है। उसके दिल को एक झटका सा लगा। उसका दिल हिल गया, कहीं ये छवि तो नहीं। उसने वो नंबर खुद मिलाया। वो थोड़ी देर बजा फिर बंद हो गया। उसने कई बार फोन मिलाया लेकिन फोन बंद ही आ रहा था। उसे अब यकीन हो गया था कि ये छवि का ही होगा। उस रात संग्राम सो नहीं पाया। दूसरी तरफ मनाली में छवि को भी नींद नहीं आ रही थी। वो बंद फोन देखती फिर रख देती। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। उन हवाओं की आवाज उसे संग्राम की आवाज लग रही थी, मानो वो उसे पुकार रहा हो। शुरू में वो ऐसी ही कर्कश आवाज में बोलता था। संग्राम को चिंता होने लगी, कहीं छवि को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं फिर से उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। मैं अभी जाकर आता हूँ। सोचते ही उसने कार उठाई और चल दिया। उसने अपने साथ जरूरी कागज ले लिए। वो कार से चल दिया। वो बिना रुके सारी रात चलता रहा। उसने नेट पर चेक किया था, मनाली जाने के लिए 25 घंटे लगते हैं। सुबह होने लगी थी। वो एक होटल में गया। उसने मुंह हाथ धोया और खाना खाकर दोबारा चल दिया। इसी तरह वो चलता रहा। वो रात में निकला था और जल्दबाजी में मेकअप करना भूल गया था। उसने सोचा यहाँ उसे कौन जानता है, सो ऐसे ही चलने दो। अब शाम के 5 बज गए थे। वो बहुत थक गया था और उसके फोन की बैटरी बंद हो गई थी। वो एक होटल में गया और खाना खाकर आराम करने लगा। उसका फोन चार्ज हुआ तो उसे सिर का फोन आया। हेलो, कहाँ है तू? मैंने सब तरफ देखा, सारा दिन खत्म हो गया। तुझे पता है मैं कितना डर गया था? ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। सिड ने उसके फोन उठाते ही कहा, यार रात एक अनजान नंबर से फोन आया था। मुझे यकीन है वो छवि का था। मैं उससे मिलने मनाली जा रहा हूँ। इस वक्त सोनीपत में हूँ। कल सुबह पहुंच जाऊंगा। फोन चार्ज नहीं था, अभी चार्ज किया है। संग्राम ने पूरी बात बता दी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी दूर तू कार से कैसे जा सकता है? जाना ही था तो फ्लाइट से चला जाता या ट्रेन से चला जाता। बस आधे रास्ते में आ गया हूँ, आधा कल तक जाऊंगा, रेस्ट करने लगा हूँ। कहकर संग्राम ने फोन बंद कर दिया। वो आराम से सो गया। वो रात को उठा और नाश्ता करके फिर से सफर शुरू कर दिया। वो हवा को चीरता हुआ बढ़ता जा रहा था। इस वक्त उसे सिर्फ छवि की चिंता थी। अगली सुबह वो मनाली पहुंच गया। उसने उस दिन जिस घर के सामने छवि को छोड़ा था वो वहां गया। उसने गेट खटखटाया। अंदर से एक लड़की आई। उसने पूछा, मैं छवि से मिलने आया हूँ, उसे बुला दीजिए। उस लड़की ने इस हैंडसम लड़के को देखा तो देखती रह गई। गोरा चिट्टा, 6 फुट लंबा, कोट पैंट पहने सामने खड़ा था और किसी छवि के बारे में पूछ रहा था। उस लड़की ने जवाब दिया, यहाँ कोई छवि नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, छवि को मैं यहीं छोड़कर गया था, वो यहीं कहीं होगी। आप सुन क्यों नहीं रहे? छवि नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानती और आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आइए देख लीजिए। उसने दरवाजे से हटते हुए कहा। संग्राम अंदर चला गया। उसने अंदर सारे कमरे देखे, फिर छत देखी, पर कोई नहीं मिला। वो वापस नीचे आया तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। वो संग्राम को देखकर बोली, यहाँ आओ बेटा, यहाँ बैठकर बताओ क्या बात है। फिर उस लड़की की तरफ देखकर बोली, जाओ बेटा, जाकर इनके लिए पानी लेकर आओ। बुढ़िया ने एक 2-3 साल के बच्चे को अपने गोद में बिठाते हुए कहा, जो संग्राम से डरकर उसकी गोद में घुस गया था। संग्राम ना चाहते हुए भी बैठ गया। उसके दिल में तूफान उठा पड़ा था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो कैसे उसे अपने दिल से कहे कि छवि ने उसे झूठ बोला, जबकि उसका दिमाग उसे चीख कर कह रहा था कि छवि यहाँ आई ही नहीं। ये दोनों में उसकी हमउम्र कोई नहीं है। अगर उसकी कोई सहेली होती तो वो उसकी हमउम्र होती, लेकिन यहाँ एक उससे 10 साल बड़ी है और दूसरी उसकी दादी की उम्र की है। लीजिए पानी पीजिए। उस लड़की ने आकर उसे पानी दिया। वो छवि के ख्यालों से निकला और पानी पीकर बोला, सॉरी मैंने आपको गलत समझा। असल में मैं अपनी वाइफ छवि को यहाँ छोड़ने आया था। वो इस घर के बाहर उतरी थी और कह रही थी कि यहाँ मेरी फ्रेंड रहती है। मैं उसे बाहर छोड़कर चला गया था। कहकर उसकी आंखों में पानी आ गया। रुको बेटा, ये 2 महीने पहले की बात है क्या? जी, इतना ही समय हो गया होगा। क्या आपको कुछ पता है? उस दिन मैं सत्संग से लौट रही थी तो वो सड़क पर मैंने राजू की टैक्सी से उसे जाते हुए देखा था। वो बूढ़ी आंटी बोली, क्या? कौन राजू? वो टैक्सी ड्राइवर है। आप चलिए, मैं आपको मिला देती हूँ। अगर यही हुआ तो वो आपको मिल जाएगा। अगर सवारी लेकर गया हुआ होगा तो कुछ नहीं कर सकती। वो लड़की बोली। फिर वो बुढ़िया के साथ बाहर रोड पर आ गई। उसने टैक्सी वालों से पूछा, ओए रुलदे, राजू कहाँ है? वो तो सवारी छोड़ने गया है। रुलदा बोला, कहाँ गया है? अपने गाँव कसौली गया है, वहाँ की सवारी मिल गई थी, कह गया था घर चले जाएगा। रुलदा बोला, बेटा ये राजू का दोस्त है, कह रहा है कि उसे उसके गांव कसौल की सवारी मिल गई थी, वहीं गया है। बेटा जी, आप वहां जाना चाहते हो तो जा सकते हो, या फिर यहीं रुक जाओ, सुबह यहीं मिल लेना। नहीं आंटी जी, मुझे अभी जाना होगा।
आपका धन्यवाद। कहकर उसने उनके बच्चे को 500 रुपए दे दिए और उनसे एड्रेस लेकर और डायरेक्शन पूछकर वहां से चल दिया। उन्होंने इसे बताया था कि 2 घंटे का सफर है। उसने सोचा कि जब उसने 25 घंटे का सफर यहाँ तक आने के लिए तय कर लिया है तो अब 2 घंटे का सफर उसके लिए मामूली बात है। वो छवि तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। 2 घंटे का सफर उसने 1.5 घंटे में ही पूरा कर लिया। उसने शहर पहुंचकर राजू का एड्रेस देखा। उसने नियर SM मॉडल स्कूल लिखा था। वो स्कूल के पास आया। वहाँ स्कूल के बाहर एक लेडी बच्चे के साथ खड़ी थी। वो उनके पास गया और उसने कहा, एक्सक्यूज मी, ये घर किस तरफ है, क्या आप बता सकती हैं? जी कौन सा? वो लड़की जैसे ही मुड़ी संग्राम उसे देखता ही रह गया। ये छवि थी, उसकी छवि। वो उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। जी किसका एड्रेस पूछ रहे थे आप? सुनिए, छवि ने उसे कहा। वो बोला वो अब भी कुछ नहीं बोला और उसने छवि की तरफ कागज बढ़ा दिया। छवि ने कागज देखकर सीधे इशारा करते हुए कहा, सीधे जाकर वो दूसरा घर है। कहकर वो बच्चों को लेकर स्कूल में चली गई। संग्राम हैरान हो गया कि इसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। उसे तब याद आया कि उसने तो मेकअप किया ही नहीं। वो इस गोरे चिट्टे संग्राम को नहीं पहचानती। वो राजू के घर गया। राजू ने उसे घर में बिठाया। संग्राम ने उसे दोस्ती कर ली थी। फिर उसे कुछ समझाया। संग्राम ने उससे यहाँ का बढ़िया होटल पूछा और उसके बताए होटल में रुक गया। उधर छवि रह रहकर इसी के बारे में सोच रही थी। जब उसने इसे आवाज लगाई तो उसकी तरफ इसकी पीठ थी। उस वक्त इसे उसकी आवाज संग्राम जैसी लगी। उसने खुश और हैरान होकर उसकी तरफ देखा था, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो समझ गई कि ये कोई और है, मेरे संग्राम नहीं है। छवि संग्राम को कैसे भूल सकती थी? उसकी आवाज, उसका चेहरा किसी से नहीं मिलता था। वो सोचकर ही उदास हो गई। काश कि ये मेरा संग्राम होता। मेरी किस्मत ऐसी कहाँ जो वो यहाँ आ जाए। मैं भी कैसी पागल हूँ जो उन्हें याद कर रही हूँ। उन्होंने तो अब तक दूसरी शादी भी कर ली होगी। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। छवि रह रहकर संग्राम के बारे में सोच रही थी। जब उसने आवाज लगाई तो उसकी तरफ इसकी पीठ थी। उस वक्त इसे इसकी आवाज संग्राम जैसी लगी। उसने खुश और हैरान होकर उसकी तरफ देखा था, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो समझ गई कि ये कोई और है, मेरे संग्राम नहीं है। छवि संग्राम को कैसे भूल सकती थी? उसकी आवाज, उसका चेहरा किसी से नहीं मिलता था। वो सोचकर ही उदास हो गई। काश कि ये मेरा संग्राम होता। मेरी किस्मत ऐसी कहाँ जो वो यहाँ आ जाए। मैं भी कैसी पागल हूँ जो उन्हें याद कर रही हूँ। उन्होंने तो अब तक दूसरी शादी भी कर ली होगी। उसने बच्चे को क्लास में भेज दिया था। खुद हवा लेने के लिए ग्राउंड में आ गई। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। संग्राम की दूसरी शादी के बारे में सोचकर छवि खुद ही दुखी हो गई। फिर उसने सोचा, मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? उसने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। ऐसे आदमी के लिए क्यों मेरा दिल रो रहा है? उसने मेरे बच्चे को मारा। अगर उसने नहीं मारा किसी और ने भी मारा हो, लेकिन मेरी नजर में वही कातिल है। वो उसे बचा सकता था पर उसने उसे बचाया भी तो नहीं। सोचते हुए उसके दिल में संग्राम के लिए जो प्यार उमड़ रहा था वो नफरत में बदल गया। उसने सोचा कि वो कैसे ऐसे आदमी से प्यार कर सकती है। नहीं नहीं, कभी नहीं। वो पेड़ से अलग हुई पत्ती की तरह ग्राउंड में गिर गई। बारिश तेज हो गई थी। वो ग्राउंड में बेहोश पड़ी थी। मैडम को किसी बच्चे ने बताया तो उन्होंने उसे वहां से उठाकर अंदर मेडिकल रूम में लिटाया। उन्होंने देखा कि इसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। सारे टीचर वहां इकट्ठे हो गए थे। सब छवि को बहुत प्यार करते थे। उसे ऐसे देखकर सब घबरा गए। मैडम ने स्कूल के डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है इसे? दिन में तो ये एकदम ठीक थी, अब क्या हो गया? जी कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है, इन्हें किसी टेंशन की वजह से बुखार हो गया है लगता है। बुखार कल तक उतर जाएगा, डॉक्टर बोले। मैडम ने उसे वहीं लेटने दिया। उन्होंने मौली से कहा, इसका ध्यान रखना, इसके कपड़े बदलवा दो, कहीं ठंड न लग जाए। ये कहकर मैडम अपने ऑफिस में चली गई। उन्होंने सारे टीचर्स को भी अपने अपने कमरे में भेज दिया। छवि को होश आया तो उसने अपने आसपास देखा। उसे याद आया कि वो तो ग्राउंड में खड़ी थी। वो यहाँ कैसे आ गई? तभी मौली उसके पास आई और पूछने लगी, दीदी अब कैसी तबीयत है आपकी? कुछ चाहिए क्या? कहते हुए उसने छवि के माथे पर हाथ लगाकर देखा। बुखार उतर गया था। मैं तो ग्राउंड में थी, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे क्या हुआ है? छवि ने पूछा। दीदी जी, डॉक्टर ने कहा कि आप किसी टेंशन के कारण बेहोश हो गए थे। बारिश में भीगने से बुखार भी हो गया था। अब थोड़ा ठीक है, मैंने आपके कपड़े बदल दिए थे, मौली ने बताया। क्या? ओह, कहकर छवि चुप हो गई। तब मौली मैडम के पास चली गई। मैडम उसके साथ ही आ गई। कैसी हो छवि? मैडम ने आते ही पूछा। उन्होंने प्यार से उसके माथे को हाथ लगाकर बुखार चेक किया। बुखार सच में नहीं था। उन्होंने डॉक्टर से पूछकर उसे मौली के साथ घर भेज दिया। वहीं सामने एक होटल की खिड़की से संग्राम स्कूल की तरफ मुंह करके खड़ा था। वो कितनी देर से बारिश को देख रहा था। वो सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो उसने समय पर कमरा ले लिया था। वो बाहर देखकर मुड़ा ही था कि उसे जानी पहचानी सी फिगर दिखी। वो उसे देखकर परेशान हो गया। ये कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है? फिर उसने देखा कि वो अपने घर की तरफ गई। उसे राजू ने उसका घर दिखाया था। वो अंदर चली गई तो संग्राम ने राहत की सांस ली। उसने राजू से कहा था कि वो छवि का पति है। छवि उससे नाराज होकर यहाँ आई है। अब वो उसे मनाने आया है। राजू उसकी हेल्प करने को तैयार हो गया। राजू ने उसे होटल का ऐसा कमरा दिलवाया जहाँ से स्कूल और छवि का घर साफ दिखते थे। राजू ने वादा किया कि वो उसकी छवि को मनाने में हेल्प भी करेगा। बदले में संग्राम ने राजू को पैसे दिए थे। राजू भी खुश और संग्राम भी खुश। उसने राजू को फोन किया। राजू, छवि अभी अभी घर वापस आई है, देखकर तो आना कि क्या हुआ है। राजू फोन ऑन ही रखकर उनके घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो मौली ने दरवाजा खोला। राजू ने पूछा, क्या बात है? मैंने सुना दीदी जी भी घर आ गई, क्या हुआ? मौली धीरे धीरे बोली, वो दीदी जी बारिश में बेहोश हो गई थी। डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन की वजह से बेहोश हो गई। पता नहीं बेचारी किस बात की टेंशन करती रहती हैं, अपने बारे में बताती भी तो नहीं है। मैडम कहती हैं कि इनके पति अच्छे नहीं थे, इसलिए घर छोड़कर आई हैं। तुम किसी को बताना मत, मैं तो सिर्फ तुझे अपना समझकर बता रही हूँ, मौली बोली। वो राजू को प्यार करती थी, पर राजू की पत्नी को मरे अभी कुछ ही महीने हुए थे। एक बेटा भी था, इसलिए वो उसे ज्यादा भाव नहीं देता था। ये तो आज संग्राम के कारण आ गया, नहीं तो आता भी नहीं। वो वहाँ से होटल आ गया और संग्राम को सारी बात बताई। संग्राम को लगा था कि छवि ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसे अब लगा कि शायद उसे फिर भी मेरी याद आ ही गई, नहीं तो और किस बात से परेशान होना था। उसे संग्राम से इतनी नफरत है तो मैं अब उसका नामो निशान ही मिटा दूंगा। संग्राम ने राजू से अगले दिन उसके साथ चलकर बिकने वाली कंपनियां देखने को कहा। राजू इस एरिया को अच्छी तरह से जानता था तो वो मान गया। अगले दिन वो आसपास 1-2 जगह जाकर आए। उन्होंने कई जगह और कंपनियां देखी। आखिर संग्राम को अपनी पसंद की कंपनी मिल ही गई। ये शहर के पास थी और इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा था। ये कंपनी मालिक के बाप दादा ने चलाई थी। अब दादा भी नहीं है, बाप भी नहीं है, वो खुद ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया है, इसलिए वो ये कंपनी बेचना चाहता है। ये कंपनी शर्ट बनाती है। संग्राम ने इसके वर्कर से भी बात की।
देखिए, मैं ये कंपनी लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ दें तो हम इसी कंपनी को दोबारा से खड़ा कर देंगे। बताइए, आप लोगों का क्या ख्याल है? मुझे तो काम शुरू करना है, ये नहीं तो कोई और सही, पर मैं आप लोगों के परिवारों का भी सोच रहा हूँ और इसीलिए फैसला कर रहा हूँ। आप बताइए। यहाँ के मालिक का असिस्टेंट आगे आया। अब तक सभी उसी के कहने पर काम कर रहे थे। उसने संग्राम से कहा, सर, हम सब यही सोच रहे थे कि हमारा क्या होगा। कुछ लोग तो काम छोड़कर भी गए हैं। अब हम सब आपके साथ हैं। आप हमें यही रहने देंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ठीक है, फिर तुम लोग काम पर आते रहो। जो लोग गए हैं उन्हें भी बुला लो और जो नए आना चाहते हैं उन्हें भी बुला लो। हम सबको रखेंगे। जितने लोग होंगे उतना ज़्यादा काम होगा और जितना काम होगा उतना प्रॉफिट और उतना ही ज़्यादा पैसा, उतनी ज़्यादा सैलरी। संग्राम ने एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह उन्हें समझाया। उन्होंने डील कर ली। उसने चेक काट कर उसे पैसे दे दिए और ये कंपनी उसकी हो गई। उसने कंपनी का नाम शरद डिजाइनर रखा। वो कभी नहीं भूल सकता था कि उसकी माँ उसे शरद ही बुलाती थी, पर माँ के जाने के बाद उसके पापा ने उसका नाम संग्राम रख दिया था। उसने राजू और असिस्टेंट शिव कुमार को कंपनी को रंगने और सफाई करने का काम सौंप दिया। आज बुधवार है, मैं चाहता हूँ कि सोमवार को हम इसे एक नए रूप में दोबारा शुरू करें। मैं अपने शहर सब समेट कर आ जाऊँ। मैं परसों वापस आ जाऊँगा। कहकर उसने राजू और असिस्टेंट को एक चेक दिया और कहा, ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है, कैसे काम करना है, कैसा कराना है, और आप सब इसकी हेल्प कीजिएगा। सब वर्कर संग्राम से बहुत प्रभावित हुए। सब सेटल करके संग्राम वापस आ गया। यहाँ से होटल का सफर 1 घंटे का था। छवि की तबीयत आज कुछ ठीक थी, पर मैडम ने फिर भी उसे आराम करने को कहा। वो छत पर पेंटिंग कर रही थी। वो सामने बाजार का स्केच बना रही थी। उसकी नजर सामने होटल पर पड़ी। उसने देखा कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है। उसने उसे पहचान लिया। ये वही कल वाला लड़का था जिसने उसे एड्रेस पूछा था। छवि ने देखा कि वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। पहले तो छवि उसकी तरफ पीट करके पेंटिंग बनाती रही, फिर जब उसने देखा कि वो वैसे ही खिड़की पर ही खड़ा है तो वो अपना सामान उठाकर नीचे चली गई। दीदी, बन गई पेंटिंग? दिखाओ, मैं भी तो देखूं। मौली बोली। पेंटिंग क्या खाक बननी है? वो सामने होटल में कोई लड़का खिड़की से लगातार इधर ही देखे जा रहा है। मैंने पीट की और सोचा कि चला जाएगा, पर वो ऐसा ढीठ है कि हिला ही नहीं। सो मैं नीचे आ गई। हैं? देखने में कैसा है? मैं भी देखूं? कहकर उसने बालकनी में जाकर सामने होटल की तरफ देखा तो वो अब भी खिड़की पर खड़ा था। उसे देखकर संग्राम ने खिड़की बंद कर दी। हाय दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल शाहरुख खान लगता है। वो कोई दिलफेक आशिक नहीं लगता। वो तो आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे देखते ही उसने खिड़की बंद कर दी, पर मेरी नजरों से बच नहीं पाया। मैंने पहले ही उसे देख लिया था। मौली उसकी तारीफ करती हुई बोली। छवि उसके बात करने के ढंग से मुस्कुरा दी। उसे मौली का भोलापन बहुत अच्छा लगता था, पर उसका भी सोचना था कि ये लड़का बहुत हैंडसम था, सहस और हर्ष से भी ज्यादा, या कहिए कि इसने अब तक इसके जैसा लड़का देखा ही नहीं था। पर मौली को क्या पता कि ये जिसे प्यार करती है वो दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी है। ये उसे कैसे भूल सकती है? प्यार कोई खेल नहीं है। ये रंग रूप, अमीरी गरीबी और उम्र कुछ नहीं देखता। जिससे होना होता है हो जाता है। संग्राम शाम की फ्लाइट से वापस अहमदाबाद आ गया। सेड उसे एयरपोर्ट पर लेने आया। उसने वापसी पर जो खुलासा किया, संग्राम के पैर हिल गए। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें एहसास भी है किसके बारे में कह रहे हो? संग्राम ने गुस्से से कहा। यार, मुझे पता है कि वो तेरे पापा हैं, तू उनकी इज्जत करता है, पर सच ये है कि वो तेरे पापा है ही नहीं। मेरे पास हर सबूत है। तेरी फैमिली के बारे में जानकर मैं तो खुद पागल हो गया। मुझे काफी समय लग गया ये सब कुछ समझने में। ये ले रिकॉर्डिंग, तू खुद ही सुन लेना। उस रामशरण को दारू पिलाई, उसने सारे राज उगल दिए। बाय गॉड, सच कह रहा हूँ, बहुत केस देखे पर ये सबसे अलग है। खुद शर्लक होम्स भी पागल हो जाते कि ये क्या झोल है। सिड उसे फोन पकड़ाते हुए बोला, कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। सिड संग्राम से बोला, यार मुझे पता है कि वो तेरे पापा हैं, तू उनकी इज्जत करता है, पर सच ये है कि वो तेरे पापा है ही नहीं। मेरे पास हर सबूत है। तेरी फैमिली के बारे में जानकर मैं खुद पागल हो गया। मुझे काफी देर लग गई सब कुछ समझने में। ये ले रिकॉर्डिंग, तू खुद ही सुन लेना। उस रामशरण को दारू पिलाई और उसने सारे राज उगल दिए। बाय गॉड, सच कह रहा हूँ, बहुत केस देखे पर ये सबसे अलग है। खुद शर्लक होम्स भी पागल हो जाते कि ये क्या झोल है। संग्राम ने कार में बैठकर पहले मास्क लगाया, फिर फोन ऑन करके रिकॉर्डिंग सुनने लगा। रामशरण बोल रहा था, तुमने मेहता ग्रुप का नाम सुना है? मैं उसके बॉस संग्राम मेहता का फूफा हूँ। पर तुम्हें कैसे पता? ये तो खुद संग्राम को भी नहीं पता। तब सिड की आवाज आई, मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? फिर रामशरण की आवाज आई, ये देखो, ये फोटो मेरी शादी की है। ये मेरी पत्नी है। ये संग्राम की बुआ है। ये मेरा साला है, मतलब संग्राम का बाप। फोन में फोटो है, खोल कर देखो। सिड संग्राम से बोला। उसमें सच में फोटो थी। संग्राम ने खोलकर देखी। ये सच में इनकी शादी की फोटो थी। संग्राम हैरान रह गया, क्योंकि इसने जब से बुआ को देखा है तब से सफेद साड़ी में ही देखा है और ये रामशरण को नौकर ही देखा था। ये क्या पहेली है? उसने आगे की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए रिकॉर्डिंग ऑन की। फिर रामशरण की आवाज आई, तुम्हें और बताऊं, वो जो पृथ्वी है ना, वो मेरा बेटा है। हमारी ये कंपनी उसी की खड़ी की हुई है। वो संग्राम की कंपनी से कपड़े चुरा कर यहाँ लाता है, फिर वहाँ के क्लाइंट यहाँ भेजता है। हम बेच देते हैं, सारा पैसा हमारा। अब हम संग्राम की कंपनी को खाली करके यहाँ से बाहर भाग जाएंगे। तुमने कंपनी लेनी है? ले लो। मेरी पत्नी के नाम है जा ना। इसके बाद आवाज बंद हो जाती है। संग्राम का पैसा लेकर भागोगे? इन्हें अभी संग्राम का पता ही नहीं है। मैं अपनी कंपनी भी बचा लूंगा और इन्हें भी खरीद दूंगा। सिड, अब क्या सोचा है, क्या करना है? संग्राम अपने ही स्टाइल में आंखें छोटी करते हुए बोला। उसकी आवाज में ही मौज झलक रही थी। कुछ तो उसका चेहरा ही डरावना था और कुछ वो अपनी आवाज ऐसी बना लेता था कि उसका ऑरा ही खतरनाक लगता था। तू बता, जो तू कहेगा वो करेंगे। अभी तो इसे एक बार का राउंड और लगाना है। तेरे पापा वाला चक्कर भी तो पता लगवाना है, कई राज खुलने वाले हैं।
पर मैं तो कुछ और ही करने आया हूँ। मैंने मनाली शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। मैंने वहाँ एक कंपनी खरीद भी ली है अपनी छवि के पास। तुझे बताया था ना उस दिन, उसने मुझे पहचाना ही नहीं था। वो संग्राम से नफरत करती है, तो अब मैं संग्राम को मारकर यहाँ से निकल जाऊंगा। वहाँ मैं शरद बनकर रहूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या सच में? चल अच्छा है, अब तू अपने लिए जी सकेगा। हाँ, कंपनी का कैसे करना है? तो सुन मेरी बात। उसने उसे सारी स्कीम समझाई। अरे वाह, मजा आ गया। जब सुनकर इतना मजा आ रहा है तो करने में कितना मजा आएगा। सिर ताली मारकर बोला, ए तू ढंग से कार चला, कहीं यही हमारा काम तमाम ना हो जाए। संग्राम उसे ताली बजाते देखकर बोला। संग्राम ने सारी रात बैठकर कंपनी के सारे कागज तैयार किए। उसने रातों रात सारा कपड़ा कंपनी से निकाल लिया, कुछ तो बेच दिया। जो शर्ट बनाने के लिए ठीक था वो 3 ट्रक्स में भरकर मनाली भेज दिया। अब कंपनी बिल्कुल खाली हो गई थी। अगली सुबह जब सब कंपनी में आए तो कंपनी का हाल देखकर सभी हैरान हो गए। स्टोर्स के इंचार्ज पृथ्वी भैया थे। संग्राम ने उन्हें सबके सामने ही पूछा, भैया ये आपने क्या किया? हम जानते हैं कि आप पहले भी छोटी मोटी चोरियां करते थे, लेकिन ये क्या, आपने सारी कंपनी खाली कर दी। मैं बर्बाद हो गया, आप सभी बर्बाद हो गए। आप लोग चिंता ना करो, आपकी इस महीने की सैलरी आपको मिल जाएगी। संग्राम अपने सीने पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गया। भैया वहां से भाग खड़े हुए। वो डर गया था कि कहीं संग्राम पुलिस को बुलवाकर उसे पकड़वा ना दे। संग्राम ने कंपनी के जो कागज तैयार किए थे वो सेठ को दिखाए। सेठ ने देखा कि इसमें संग्राम ने कंपनी उसके नाम कर दी थी। उसने संग्राम की तरफ देखा और बोला, तूने ये कर दिया, अब आगे का काम मेरा, तू देखता जा। वो दोबारा वेश बदलकर बुआ की कंपनी में पहुंच गया। रामशरण ने उसे बैठाया और, क्या संग्राम ने कंपनी बेच दी? बुआ आते हुए बोली। सेठ ने देखा कि यहाँ इन दोनों के सिवा वर्कर के नाम पर बस एक पीएन और एक गेट कीपर था। ये देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद देख लीजिए। मैं अब सोच रहा हूँ कि ये बेच दूंगा, आप वाली रखूंगा। सेठ ने अपने कागज दिखाते हुए कहा। बुआ ने वो कागज देखे, वो हैरान हो गई। आप ये कितने में बेचेंगे? 1.5 करोड़ में मैंने खरीदी है, इतने में ही बेचूंगा। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस कंपनी की कीमत काटकर बाकी की कीमत दे दो। देखो, हमारी कंपनी 60 लाख और आपके 1.5 करोड़ लेस करने के बाद ये हो गए 90 लाख, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दो। रामशरण बोला, कमाल है, मैंने 1.5 करोड़ रुपए लगाए, अब तुम इसे भी ज्यादा कह रहे हो। चलो आपकी बात मानकर अगर मैं लाख कम कर भी देता हूँ तो अब 79 लाख दे दो। सेठ बोला, हम आपस में डिस्कस कर लें। कहकर वो साइड पर जाकर बात करने लगे। उन्होंने पृथ्वी के साथ भी बात की। पृथ्वी बोला, लगता है कि संग्राम तो अब खाली हो गया। मेरे ख्याल से उसे अब तक तो अटैक आ गया होगा, वो अब दोबारा उठ भी नहीं पाएगा और हम उठने भी नहीं देंगे। चलो कर लो डील, देखा जाएगा। फिर बुआ और रामशरण अंदर आए। उन्होंने डील कर ली। उन्होंने अपनी कंपनी उसके नाम कर दी। फिर सेठ ने संग्राम की कंपनी उसके नाम कर दी और उसने सारे पैसे ले लिए। फिर सेठ ने उन्हें बाहर छोड़ दिया। उनके जाते ही सेठ ने संग्राम को फोन किया। कुछ देर में वहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने सेठ के साथ कंपनी देखी और फिर 60 लाख रुपए देकर ये कंपनी सेठ ने खरीद ली। अब सेठ सारे पैसे लेकर संग्राम के पास आ गया। उन्होंने यहाँ के बैंक से सारे पैसे पहले ही मनाली के बैंक में ट्रांसफर कर लिए थे। संग्राम ने शाम को जानबूझकर बुआ के सामने दिखावा किया। बुआ, हमारा क्या होगा? मैं बर्बाद हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ। कहकर वो वहाँ से निकल गया। बुआ ने उसे रोकने का नाटक करके 2 बार पुकारा, फिर चुप करके उसे जाते हुए देखती रही। संग्राम कुछ आगे आकर सेठ की कार में बैठकर एयरपोर्ट आया। फिर वो दोनों मनाली आ गए। अगले दिन जब बुआ और पृथ्वी कंपनी गए तो वो हैरान हो गए जब वहाँ संग्राम के लीगल एडवाइजर अर्जुन ने उन्हें कंपनी में आने से ही रोकते हुए कहा, सर, संग्राम सर ने आप लोगों की एंट्री बंद कर दी है, ये देखिए नोटिस। लेकिन हमने ये कंपनी खरीद ली है, ये देखो कागज। पृथ्वी बोला। कागज देखकर रवि हंस दिया और बोला, आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं, ये कागज इस कंपनी के नहीं है, ये कोई नकली कागज है। संग्राम सर ने ये कंपनी बेची ही नहीं है, ये अब भी उनके पास है। ये देखिए, वो जाने से पहले मुझे इसे संभालने के राइट्स देकर गए हैं, ये देख लीजिए। कहकर उसने अपने फोन पर कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। पृथ्वी हैरान हो गया। उसने अपनी माँ बाप की तरफ देखा, उनके चेहरे सफेद हो गए थे। बेटा वहाँ चलो, वो वहीं होगा, उसी से पूछते हैं, बुआ बोली। फिर वो वहाँ से अपनी कंपनी आ गया तो वहाँ काम चल रहा था। उन्हें थोड़ी राहत मिली। वो लोग जब ऊपर ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ सेठ की जगह और लोगों को देखकर पृथ्वी बोला, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? सेठ कहाँ है? जी हम इस कंपनी के मालिक हैं, आप लोग कौन हैं और हम किसी सेठ को नहीं जानते। वो बोले, क्या ये कंपनी आपने खरीदी है? हम इसके पुराने मालिक हैं, हमने ये कंपनी सेठ को बेची थी। देखिए मिस्टर, ये रहे कागज, हमने कल ये कंपनी खरीदी है, आप इस तरह बीच में आकर रोकने वाले कौन होते हो। कहकर उसने भी उन्हें निकाल दिया। पृथ्वी को हार्ट अटैक आ गया। वो लोग उसी वक्त उसे हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए, वो मर गया। दोनों बैठकर रो रहे थे। पैसे भी गए और बेटा भी गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सब होगा। पृथ्वी की पत्नी सारे जेवर और पैसे लेकर अपने मायके चली गई। वो प्रताप को भी साथ ही ले गई थी। अब ये दोनों अकेले रह गए थे तो ये उत्तराखंड संग्राम के पापा के पास चले गए, मनाली। संग्राम और सेठ ने आकर इस कंपनी की काया पलट कर दी। सभी वर्कर भी खुश थे। वो लोग और ज्यादा दिल लगाकर काम करने लगे थे। संग्राम ने वो होटल ही खरीद लिया और उसे अपने लिए घर के रूप में बदल दिया। अब वो रोज छवि को आते जाते देखता। छवि को पता नहीं था। छवि जब भी उसे देखती तो वो छुप जाता। उस दिन के बाद से अहमदाबाद की सारी खबरें उन्हें लीगल एडवाइजर से मिल गई। संग्राम को थोड़ा दुख हुआ पर उसे सेठ ने समझाया, तू दुखी क्यों होता है, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, उन्होंने जैसा बीजा था वही काट रहे हैं, इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, बात ये नहीं है, असल में वो जैसे भी थे, पर मैं बचपन से उन्हें भैया भैया कहता था। ये बुआ ही मुझे बहुत प्यार करती थी। दुख होता है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया ही क्यों। संग्राम बोला। उसे बचपन की बातें याद आ रही थी कि कैसे बुआ उसे गोद में लिए खिलाया करती थी और भैया उसे घुमाने फिराने ले जाते थे। कौन कब बदल जाए ये कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। संग्राम सोच रहा था कि वो पृथ्वी की मौत का शोक मनाए, लेकिन सेठ ने समझाया, तू उनके लिए मर गया है, तो ये मत सोच कि वो तेरे रिश्तेदार हैं। ये सोच कि उन्होंने तेरे साथ क्या क्या किया, तब तुझे एहसास होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार।